हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी देख रहे हैं हमारी 25 लेक्चर सीरीज फॉर द एएफएम कंपोनेंट इन ऑर्डर टू स्कोर मोर देन 50 मार्क्स, 50 प्लस मार्क्स एएफएम के कंपोनेंट के अंदर हम लोग लाने जा रहे हैं। और उसके लिए आज हम लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द कंसेप्ट्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और एक बार ये डेबिट क्रेडिट का सारा जो खेल है वो अगर हमें समझ आ गया तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए पूरा मॉड्यूल ए भी और मॉड्यूल बी भी। ठीक है। सो इन द लेक्चर नंबर 1, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 पहले तो मिस कर दिया है तो इस वीडियो को यहीं पॉज करो, पहले लेक्चर 1 एक बार आप देख लीजिए फटाफट से, ताकि जो बेसिक्स अकाउंट्स के हैं वो आपके क्लियर हो जाएं और उसके बाद आप इस लेक्चर को प्रोसीड करिए। बट इफ यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड लेक्चर नंबर 1 देन लेट्स स्टार्ट अहेड विद द लेक्चर नंबर 2। और इस पूरे लेक्चर 2 में इन दीस 25 लेक्चर्स वी विल मेक श्योर कि आपका सारा एएफएम का जो रिवीजन है, आपका सारा एएफएम का जो कवरेज है 50 प्लस मार्क्स लाने के लिए वो आपका कंप्लीट हो जाए। राइट। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है दोस्तों? अभी तक हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये पढ़ा है दैट रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ये 3 प्रोसेस हमारे अकाउंट्स के अंदर जो करने जा रहे हैं ये फंडामेंटल प्रोसेस होते हैं। अकाउंटिंग के अंदर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें क्लासिफाई करते हैं और उन्हें समराइज करते हैं। ठीक है। और ये सारी जो ट्रांजेक्शन है उससे हमारा जो वेल्थ है, हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं और जो हमारी लाइबिलिटीज हैं उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो इस वजह से एवरी बिजनेस, एनी एंटिटी जिसके खुद के अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं उनके पास कुछ एसेट्स होते हैं। एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स आर समथिंग विच यू ओन। पहली चीज तो एसेट्स वो थिंग्स होती हैं, वो चीजें होती हैं जिसे कोई ओन करता है। आपके पास ओनरशिप है किसी चीज की तो वो आपका एक एसेट बन सकता है। दूसरी कंडीशन क्या पूरी होनी चाहिए? दैट दिस एसेट शुड गिव सम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है। उसको आप यूज करके कोई इकोनॉमिक बेनिफिट आप डिराइव करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से यू हैव अ पीस ऑफ लैंड, वो पीस ऑफ लैंड आपका एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि आप उसको ओन करते हो। और दूसरा, फ्यूचर में वो लैंड को यूज करके यू कैन डिराइव सम इकोनॉमिक बेनिफिट। इफ यू वांट, आप उस लैंड पे एग्रीकल्चर कर सकते हो या बिल्डिंग लैंड कुछ भी बना सकते हो, या फिर आप उसको सेल कर दोगे अगर, तब भी आपके पास कुछ जो मनी है वो आ जाएगी। राइट। तो इसमें आपका कैश भी एक एसेट आता है। कैश इज ऑब्वियसली समथिंग विच यू ओन और उससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। इन्वेंट्री आपके पास जो है, यानी कि आपके पास जो सामान रखा है जो आप बेचेंगे, इन्वेंट्री का मतलब क्या है? द गुड्स दैट यू हैव इन योर स्टोर विच आर इंटेंडेड फॉर सेल, जिनको सेल करने के लिए आपने रखा है सामान। ठीक है। तो जो स्टेशनरी की दुकान पे जो स्टेशनरी सेल करने के लिए रखी गई है वो उसकी इन्वेंट्री है। ठीक है। अकाउंट्स रिसीवेबल, कुछ बिल्स जो आपको दूसरों से रिसीव करने होते हैं उसको रिसीवेबल बिल्स बोलते हैं। रियल एस्टेट, लैंड, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, व्हीकल, ये सब आपका एसेट होता है। दूसरी तरफ आते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब बहुत सिंपल है कि ऐसे क्लेम्स जो आपके ऊपर हैं। तो लायबिलिटीज में पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? कि दिस इज द क्लेम ऑन यू। दैट मीन्स सेकंड कंडीशन इज दैट फ्यूचर में आपके ऊपर कुछ इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन होगी, यानी कि आपको फ्यूचर में इकोनॉमिकली कुछ पे आउट करना पड़ेगा। अपनी लायबिलिटी का मतलब ये है। तो एसेट में फ्यूचर में आपको कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, यहां पर आपको इकोनॉमिकली कुछ खर्चा करना पड़ता है। जैसे कि वेजेस देते हैं लोगों को, तो वेजेस अगर आप एडवांस में नहीं दे रहे हैं तो वो वेजेस भी आपकी क्या लायबिलिटीज बन जाएंगी। यानी आपके जो लोग काम करते हैं आप उनको महीने के एंड में अगर वेज देते हो तो वो आपकी लायबिलिटी है, आपको महीने के एंड में वो पैसे देने पड़ेंगे। आपने किसी से लोन लिया हुआ है तो वो आपकी लायबिलिटी है। आप उन्हें लॉन्ग टर्म लोन लिए हो या शॉर्ट टर्म लोन लिए हो, ऑल दीज आर योर liabilities. So all these liabilities and assets they get impacted because of these financial transactions. और इसके अलावा आपकी कंपनी के अंदर फाइनली जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, उसके बेसिस पे ये सारी चीजें हमें यही अकाउंट से पता चलती है। क्लियर हो गया? अब ये हम करते कैसे? ये तरीका यहां पर आप समझ लें। लेट अस टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ पॉकेट मनी ऑफ 2000 रुपीज। मुझे मेरे घर वालों ने 2000 रुपए दिए और मुझे कहा है कि आप जाइए अपने स्कूल की फीस पे कराओ, एंड विथ द रिमेनिंग मनी दैट यू हैव, अगर आपके पास पैसे बचते हैं, जाके वॉच सम गुड मूवी एंड हैव सम स्नैक्स फॉर योरसेल्फ। राइट। सो आई हैव बीन गिवन 2000 रुपीज, बट दीज 2000 रुपीज आर गिवन बाय माई मदर। ये मेरी माँ ने मुझे दिए हैं, मेरे घर वालों ने मुझे दिए हैं, और मुझे ये 2000 रुपए का जो हिसाब किताब है वो मुझे घर वालों को देना पड़ेगा। So these 2000 rupees are at my disposal. I can use them whenever wherever I want, but I have to give the रिपोर्ट कि ये 2000 रुपए कहाँ यूज हुए, इसके बदले में हमने क्या किया, ये सारी चीजें हमें घर पर जाकर के लोगों को बतानी पड़ेगी। तो ये अकाउंट्स को बनाने का क्यों तरीका है? यहाँ पर ये जो पर्सन है, दिस इज द कंपनी। इस पर्सन की जो मदर है, दीज आर द इन्वेस्टर्स और द ओनर्स। क्योंकि 2000 रुपीज एक्चुअली दे बिलोंग टू द ओनर्स, बट दीज
ओनर्स हैव गिवन 2000 रुपीज टू दिस बॉय। उन्होंने कंपनी को 2000 रुपए दिए, क्यों दिए? उन्होंने बोला तुम अपना कुछ काम कर लो, तुम्हारे कुछ खर्चे हैं वो खर्चे तुम कंप्लीट कर लो, और जो पैसा तुम्हारे पास बच जाएगा वो पैसा एक्चुअली में मदर का है, वो पैसा एक्चुअली में इन्वेस्टर्स का है। लेकिन उन्होंने बोला कि पैसा अपने पास तुम रख लेना, इसका कुछ यूज कर लेना, मूवी दिखाना या तुम कुछ स्नैक्स जो है वो खा लेना। सो कंपनी को बोला कि ये जो तुम्हारे पास पैसा अगर बच जाएगा खर्चे करने के बाद, तो इसको तुम कहीं इन्वेस्ट कर देना, या इसको तुम सैलरी दे देना, या तुम कुछ भी जो है इसका काम यूज कर लेना, राइट? सो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के ऊपर क्या है? ही गोज टू द स्कूल एंड ही टेक्स एजुकेशन फ्रॉम द स्कूल। स्कूल से सर्विस ली और उसके बदले में पैसे स्कूल को दे दिए। दिस इज द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की कंडीशन क्या होती है, हमेशा याद रखिएगा, देयर शुड बी मोर देन टू पार्टीज इन्वॉल्व। टू पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए या दो से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, मनी की टर्म्स में ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स के अंदर ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। एक्सचेंज हो गुड्स एंड सर्विस का और उसके बदले में पैसा दिया जाए, वो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ठीक है? यहां पर क्या एक्सचेंज हुआ है? एजुकेशन एक्सचेंज हुई है फॉर मनी, सो दिस इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड स्कूल एंड द बॉय आर इन्वॉल्व। नेक्स्ट, पीवीआर से जाके मूवी देखा तो एक सर्विस मिला, उस सर्विस के बदले में पीवीआर को हमने पैसा दे दिया, और हमने बर्गर वाला विच इज अ लेट्स से अ बर्गर जॉइंट, बर्गर जॉइंट जाकर हमने वहां पर बर्गर ईट किए, गुड्स वहां से परचेज किए और उसके बदले में पैसे उसको दे दिए, राइट? सो ये पूरा लेखा जोखा जो है इन्होंने कर दिया इन बॉय ने। अब ही हैज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द एंटायर 2000 रुपीज। सो व्हाट ही विल से आई एम गेटिंग एजुकेशन और 1500 रुपए की फीस दे दी, आई एम गेटिंग मूवी एंड उसके बदले में 250 की फीस दे दी, एंड आई एम गेटिंग अ बर्गर एंड बगल उसके रिटर्न में मैंने 250 रुपीज का उसको जो पेमेंट है वो कर दिया। सो व्हाट आई हैव गेन्ड सम सर्विसेज एंड सम गुड्स एंड आई हैव गिवन सम मनी, ठीक है? अब इसको हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब रिकॉर्ड कैसे करेंगे? हमने फ्रॉम द स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें, यहां पर मैं आपको और क्लैरिटी से समझा देता हूं। ओके, सो फ्रॉम द स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, स्कूल को इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से क्या मिल रहा है? स्कूल को मिले हैं 1500 रुपीज, और उनकी तरफ से गया क्या है? बिल्डिंग रेंट देना है उनको, टीचर्स को सैलरीज देनी है, जो भी वो स्कूल को रन करने में खर्चा आता है, वो सारे खर्चे वो कहां से निकलते हैं? बच्चों की फीस से निकलते हैं। सो स्कूल विल बी गिविंग आउट सर्विसेज टू यू एंड वेजेस टू देयर टीचर्स, एंड इन रिटर्न दे आर गिविंग गेटिंग सम फीस फ्रॉम यू। सिमिलरली पीवीआर के खुद के पावर बिल है, एम्प्लॉय सैलरीज हैं, सारे खर्चे हैं, और उसके बदले में उसको 250 रुपीज मिलते हैं। बर्गर वाला को भी रॉ मटेरियल्स परचेज करने हैं, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, पावर बिल देना है, और जो शॉप का रेंट है वो देना है, और उसके बदले में उसको जो भी वो सेल करता है उससे उसको मनी मिलती है। सो यू कैन सी इन ऑल दीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर एवरी पार्टी इन्वॉल्व, हर पार्टी जो किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होती है, उसे ट्रांजेक्शन से कुछ मिलता है, उसे कुछ देना पड़ता है। इसी को हमारी इंडियन भाषा में, हम हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? इफ यू कैन रीड हिंदी, लेन देन, गिव एंड टेक होता है, राइट? कुछ लोगे और उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा। दिस इज द फंडा ऑफ योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दिस फंडा ऑफ लेन देन इज रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स एज डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट हम इसीलिए करते हैं कि हम ये जो लेना और देना वाला ये जो टू साइड इफेक्ट है, इसे क्या बोलते हैं? डुअल इफेक्ट। और ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि व्हेनेवर इन अकाउंट्स वी टॉक अबाउट एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इट विल हैव अ टू साइड इंपैक्ट। हर पर्सन के ऊपर, हर एंटिटी के ऊपर किसी भी ट्रांजैक्शन का दो इंपैक्ट पड़ता है, एक चीज कम होती है और एक चीज उसे मिलती है, एक चीज उसको देनी पड़ती है, एक चीज उसको मिलती है, ठीक है? तो ये आपने ट्रांजैक्शन का हाल देख लिया। 1500 रुपीज की स्कूल फीस, 250 रुपीज का मूवी का पेमेंट, और 250 रुपीज का स्नैक्स का पेमेंट। नाउ दिस पर्सन विल गो टू हिज मदर एंड ही विल से कि ठीक है, मैंने आपको जो 2000 रुपए थे उसका खर्चा हो गया, एंड द मदर विल आस्क फॉर द अकाउंट ऑफ 2000 रुपीज, कि मुझे बताओ ये 2000 रुपए का तुमने क्या किया है, व्हाट यू हैव डन विद दिस। एंड दिस पर्सन विल गिव द एंटायर ब्योरा दैट 1500 फीस, 250 टू पीवीआर, 250 टू द रेस्टोरेंट आई हैव गिवन, राइट? नाउ हाउ मच मनी यू पे टू द बर्गर वाला एवरी मंथ? नाउ द मदर इज एंग्री। मदर कह रही है कि एक काम करो, तुमने 250 रुपए बर्गर वाला को दे दिया, और मैं देख रही हूं कि यू ईट फास्ट फूड अलॉट, राइट? सो टेल मी, मुझे ये बताओ, महीने में कितनी बार बर्गर वाला जाकर तुम खाना खाते हो, एंड कितनी मनी बर्गर वाला को पे कर दिया तुमने? द मदर इज आस्किंग अ जेन्युइन क्वेश्चन। दिस मदर इज हु? शी इज एन इन्वेस्टर, शी इज द ओनर ऑफ द कंपनी, राइट? हम यही एनालॉजी यहां पर यूज कर रहे हैं। दिस इज द कंपनी जिसके अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं, ये ओनर है जिसने 2000 रुपए दिए थे। ओनर को इस कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया ईयर एंड होने पर कि देखिए मेरे खर्चे का ये ब्यौरा है, मैंने आपके द्वारा दिए गए जो पैसे हैं, द मनी दैट यू इन्वेस्टेड इन मी, द कैपिटल दैट यू गेव मी, आई हैव यूज्ड दिस कैपिटल लाइक दिस 1500, 250, 250। दिस इन्वेस्टर इज आस्किंग कि आप कितना खर्चा करते हो हर महीने बर्गर वाला जाकर के?
सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय इन्वेस्टर एज वेल ना, कि आपको हर महीने में कितना सैलरी आपको देनी पड़ती है, या बिजनेस को हर महीने में कितना रेवेन्यू आता है, ये सारी चीजें। तो नाउ फॉर डूइंग दिस द पर्सन सेज आई डोंट नो हाउ टू डू दिस। अब मैं कैसे बता दूं कि मैं महीने में कितनी बार बर्गर वाला गया, या हाउ मच मनी आई पेड टू दिस, आई हैव नॉट केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ दिस। सो दैट इज व्हाई द मदर सेज कि यू शुड रिकॉर्ड ऑल योर ट्रांजैक्शंस एंड देन यू शुड क्लासिफाई देम इनटू सेपरेट अकाउंट्स। कि आपने अभी जो खर्चा किया, तुम अपने खुद के अकाउंट बना लो। तुम अपने पास अपने रजिस्टर के अंदर एक अकाउंट ओपन करो जिसका नाम दो स्कूल, एक अकाउंट ओपन करो उसका नाम दो मूवीज, एक अकाउंट ओपन कर दो उसका नाम दे दो स्नैक्स। सो आप अपनी रजिस्टर के अंदर एक पेज पे स्कूल, एक पेज पे मूवीज, एक पेज पे स्नैक्स का अकाउंट ओपन कर लो। एंड नाउ रिकॉर्ड इन अ मंथ और एवरी डे टाइम के हिसाब से स्कूल को कितना मनी देते हो और स्कूल से क्या मिलता है, मूवीज में कितना मनी देते हो, मूवीज में क्या मिलता है, किस स्नैक बार पे जाकर के, किस स्नैक शॉप पे जाकर के आप क्या खाते हो और उसके बदले में आपको क्या मिलता है। ये चीज तुम रिकॉर्ड कर लो। उससे होगा क्या, तुम्हें ईयर एंड पे या मंथ एंड पे फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा दैट हाउ मच मनी हैव यू गिवन टू द स्नैक्स जॉइंट्स, हाउ मच मनी यू हैव गिवन टू द मूवी थिएटर्स, और हाउ मच मनी यू हैव गिवन टू द स्कूल, और यू हैव परचेज योर टॉयज और वॉट एवर, राइट। सो दैट इज वाई वी नीड टू मेंटेन अकाउंट्स। तो इसलिए हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। और इसी अकाउंट्स की तरह आप एक कैश अकाउंट ओपन कर लो। इस कैश अकाउंट के अंदर व्हाट वी विल बी डूइंग इन दिस कैश अकाउंट, आई विल बी रिकॉर्डिंग इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इस कैश अकाउंट में मैं क्या देखूंगा, कितना कैश आया, प्लस करेंगे उसको, मॉम ने 2000 कैश दिया, और कितना कैश मेरी तरफ से चला गया, स्कूल को 1500, पीवीआर को 250, बर्गर वाला को 250 कैश दे दिया। यहां पर मुझे ये भी पता चला कि टोटल इनकमिंग एंड टोटल आउटगोइंग वाज द सेम, एंड देयरफॉर आई विल से दिस अकाउंट इज बैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब है कि जितना आउटफ्लो है उतना ही इनफ्लो चल रहा है। तो मुझे ये अकाउंट्स बनाने कर ये भी फायदा हो जाएगा दैट आई विल बी एबल टू मेक श्योर दैट इफ माय अकाउंट्स आर बैलेंस्ड और नॉट, कि जितना इनफ्लो है क्या उतना ही आउटफ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें अकाउंट से पता चलती हैं। सो दिस एंटायर थिंग इज डन थ्रू एन अकाउंटिंग साइकिल। दिस अकाउंटिंग साइकिल इज लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करोगे तो उसका एक सोर्स डॉक्यूमेंट बनेगा। इस सोर्स डॉक्यूमेंट को वाउचर भी बोलते हैं। ये एक बिल है, ये एक प्रूफ है ऑफ ट्रांजेक्शन, कि ट्रांजैक्शन हुई है उसका प्रूफ है। प्रूफ तो होना चाहिए ना, कि कितना पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया, ये सारी चीजों का प्रूफ होगा, किस डेट को पेमेंट हुआ, इसका प्रूफ ट्रांजैक्शन, इसको बोलेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट। यूजिंग दिस प्रूफ, यूजिंग दिस बिल, यू विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन अ डॉक्यूमेंट नोन एज जर्नल। जर्नल वो फर्स्ट एंट्री वाला, प्राइम एंट्री वाला डॉक्यूमेंट है जहां पर आप फर्स्ट टाइम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। दिस इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक है, तो जर्नल्स में आपने डायरेक्टली बिल्स को यूज करके, प्रूफ को यूज करके वो एंट्री रिकॉर्ड कर दी। कैसे रिकॉर्ड होगी वो भी हम देखेंगे। इसके बाद जर्नल्स में सारी एंट्री रिकॉर्ड हो गई। जर्नल्स में जो सारी जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई है वो क्रोनोलॉजिकल मैनर में रिकॉर्ड होती है। जिस दिन जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती जा रही है वो उसी हिसाब से जो है रिकॉर्ड भी होती जा रही है। ठीक है, आफ्टर दिस the entries in journals they are transferred to a document known as ledger. Now ledger is basically also known as ledger accounts, क्योंकि जर्नल्स के अंदर यू विल रिकॉर्ड अन एंट्री, और इस एंट्री में आप क्या क्या रिकॉर्ड करोगे, आप रिकॉर्ड करोगे कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ, आप ये रिकॉर्ड करोगे कि कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी, यानी कि आपने कैश किसी को दिया या आपने किसी कोई सामान खरीदा, विच वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस। ये सारी जो डिटेल्स है दे विल बी रिकॉर्डेड इन दिस जर्नल। नाउ इन द लेजर, लेजर इज बेसिकली अ अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टीज। जिन पार्टीज के साथ आप ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व रहते हो उन पार्टीज का अकाउंट बना दो। मॉम का अकाउंट बना दिया, कस्टमर ए का अकाउंट बना दिया, कैश का अकाउंट बना दिया। कैश इज ऑल्सो पार्टी बिकॉज वंस वी डू ट्रांजेक्शन इन कैश, तो हम कैश देते हैं उसके बदले में कुछ मिलता है, तो कैश का एक अकाउंट बना देते हैं ताकि कैश का इनफ्लो आउटफ्लो भी हमें पता चले। इसी तरीके से हम अपने एसेट्स का अकाउंट बना सकते हैं, जैसे कि मेरा व्हीकल अकाउंट मैंने बना दिया। ठीक है, मेरी सेल का अकाउंट बना दिया, जहां पर मैंने जितनी सेल की है उससे जितनी इनकम आई है वो सेल अकाउंट में डाल देंगे। तो इस तरीके से आई कैन ओपन वेरियस अकाउंट्स व्हिच आर नोन एज लेजर अकाउंट्स, और इन एंट्रीज को यूज करके आई विल मेक श्योर कि हर अकाउंट के अंदर कितना इनफ्लो या कितना आउटफ्लो हुआ है वो चीज मैं यहां पर रिकॉर्ड कर दूं। आफ्टर डूइंग दिस आई विल मेक अ ट्रायल बैलेंस, जहां पर हम बेसिकली चेक करते हैं कि वेदर आर लेजर अकाउंट्स आर एक्यूरेट और नॉट। यहां पर लेजर अकाउंट्स एक्यूरेट हैं या नहीं है, ये चीज चेक करते हैं कहां से, ट्रायल बैलेंस बना करके। और फाइनल में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली फाइनल रिजल्ट देती हैं कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, कितना आपके पास एसेट है, कितने आपके ऊपर लायबिलिटीज है, ये सारी चीजें आपकी फाइनल स्टेटमेंट में पता चलती है।
ठीक है, और ये पूरी साइकिल चलती रहती है, फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में फिर से आपके ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो ये एक पूरी साइकिल अकाउंटिंग की चलती जाएगी, राइट। एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, उनके बाद ओरिजिनल एंट्री के अंदर, जर्नल्स के अंदर एंट्री होगी, लेजर अकाउंट्स के अंदर फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री जो है, फाइनल बुक जो एंट्री है वो लेजर अकाउंट की बनेगी, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, उसके बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी। क्रोनोलॉजी आपको याद रहनी चाहिए। क्लियर। नाउ व्हाट इज एन अकाउंट? जो भी हमने देखा कि लेजर्स में हम लेजर अकाउंट बनाते हैं, इसको मैंने बोला ये लेजर अकाउंट है। ये होता क्या है लेजर अकाउंट? पहले एक अकाउंट की मतलब समझ लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सॉरी। अकाउंट इज एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सन और अ फर्म और अ थिंग और एन आइटम ऑफ इनकम और एन एक्सपेंस। हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर जो जो चीजें पार्टी बन सकती हैं, उनका हम एक अकाउंट बना देते हैं, ताकि उन पार्टीज के पास इनफ्लो और आउटफ्लो उसका हमें पता रहे कि कितना इनफ्लो कितना आउटफ्लो टाइम के साथ हो रहा है। दिस पार्टी कैन बी कैश, it can be a person, it can be a group of persons, it can be a company, it can be a physical asset, land, building, factory, बैंक। आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी बना दी मैंने अमेजॉन, कंपनी है रिलायंस, तो रिलायंस और अमेजॉन, मान लो मैं रिलायंस के साथ ट्रांजैक्शंस करता हूं, रिलायंस की जो इंडस्ट्री है उसको मैं कुछ सामान बेचता हूं और उससे उसके बदले में पेमेंट लेता हूं, तो ये रिकॉर्ड करने के लिए कि मैंने कितना सामान रिलायंस को बेचा है, मुझे रिलायंस का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो आई कैन मेक इवन अकाउंट फॉर नेचुरल पर्सन एज वेल एज फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि जितनी कंपनीज हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है ना, लीगल एंटिटी होती है, कानून के हिसाब से वो एक अलग एंटिटी है, वो एक पर्सन की तरह काम करता है, ठीक है। दीज आर ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट्स विच वी मेक। हमारी इनकम का अकाउंट अलग बनेगा, हम जो खर्चे करते हैं उसका अकाउंट अलग बनेगा, हमारे पास जो कैश एसेट रखा हुआ है उसका अकाउंट अलग बनेगा। ये सारे अलग अलग चीजों के अलग अलग अकाउंट बनते हैं, ठीक है। अब अकाउंट्स को क्लासिफाई करने का, ताकि आपको समझ आए कि कैसे अकाउंट बनते हैं, दो मेजर तरीके हैं, देयर आर टू मेजर अप्रोचेस, वन इज नोन एज द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड द अदर इज नोन एज द मॉडर्न अप्रोच। दोनों अप्रोचेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, फाइनल रिजल्ट सेम निकल कर आता है, लेकिन अप्रोच दोनों हम डिस्कस करेंगे। एएफएम का जो हमारा सिलेबस है, जो बुक है हमारे पास मैकमिलन एजुकेशन की, जो आईबीएफ ने हमें रेकमेंड की है, वहां पर ट्रेडिशनल अकाउंटिंग को डिस्कस किया गया है, मॉडर्न अकाउंटिंग मेथड्स हैव नॉट बीन डिस्कस्ड देयर, बट हम दोनों को एक बार डिस्कस करेंगे ताकि दोनों का हमें बेसिक आइडिया रहे और उससे हमें क्लैरिटी भी ज्यादा अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो ये अप्रोचेस हमें क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि हम अकाउंट्स को क्लासिफाई कैसे करेंगे और उसके बाद उन अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे, ये चीज भी इन दोनों अप्रोचेस से डिसाइड होती है। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल अप्रोच। In traditional approach, all the different accounts, they are classified into major three types. First one is real account, then personal account, then nominal account. These are the three types of accounts. These accounts, they can be further divided into different types. जैसे कि रियल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जो यूजुअली हमारे एसेट्स होते हैं, ये यूजुअली टेंजिबल या इंटेंजिबल, फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली जिसको हम टच कर सकें, या फिर नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली जिसको हम टच ना करें, ऐसे एसेट्स हमारे रियल अकाउंट में जाते हैं। हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, लैंड है, बिल्डिंग है, कैश है, जो फिजिकल चीजें हैं जिसको एसेट की तरह हम यूज करेंगे, वो सब हमारा रियल अकाउंट है। अगर वो टच नहीं कर सकते तो वो अनरियल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं विच कैन नॉट बी टच्ड, मेरे पास कोई पेटेंट है, मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर में क्रिप्टो करेंसी है जो मेरा एक एसेट है, लेकिन आई कैन नॉट टच इट, सो दैट इज एन इनटेंजिबल रियल अकाउंट, राइट। पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? जितनी भी पार्टीज हमारी ट्रांजैक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जो भी पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, वो हमारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। दे कैन बी आइदर डेटर और क्रेडिटर, या तो वो हमसे लोन ले सकते हैं या तो हमसे लोन हमको लोन दे सकते हैं, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में काम आते हैं, यूजुअली अवर इनकम एंड एक्सपेंस। जो भी हम खर्चा करते हैं और जो भी हमें इनकम आती है, वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर हो गया? तो रियल अकाउंट समथिंग विच एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड, दिस इज अ रियल अकाउंट, आवर एसेट्स आर रियल। देन पर्सनल अकाउंट्स, द पर्संस हु आर इन्वॉल्व इन ट्रांजैक्शंस, उनके पर्सनल अकाउंट बनते हैं। नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ दो अकाउंट्स होते हैं, हमारा इनकम का और एक्सपेंडिचर का। अब एक एक करके इन टाइप्स को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स दे कैन बी नेचुरल पर्सन जस्ट लाइक मी एंड यू, जो भगवान के द्वारा बनाए गए इंसान हैं, उनके नाम पे अकाउंट बनेगा। राम का अकाउंट है, सीता का अकाउंट है, मेरा अकाउंट है, आपका अकाउंट है, इन सब इस तरीके से पर्सन के अकाउंट बनते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक्स में आपके नाम का अकाउंट होता है, जिसमें जब भी आप बैंक में सेविंग्स डिपॉजिट करते हो तो अकाउंट बनता है, जिसमें आपका पैसा क्रेडिट होता है, आपका पैसा डेबिट होता है, वो आपके नाम से है, सो दैट इज अ नेचुरल पर्सन अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन, a person which is created by man, basically artificial persons means the companies which are registered under law, या कंपनीज जिसकी खुद की लीगल आइडेंटिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड काइंड ऑफ एन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट विच इज रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर।
दिस अकाउंट्स रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्संस। ये वो अकाउंट है जो किसी एक पर्सन या एक आर्टिफिशियल पर्सन के नहीं है। इस अकाउंट को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय मल्टीपल पर्संस, वो चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो। एग्जांपल से इसको समझते हैं। लेट अस से owners of a company, they are a person, they will have their personal accounts। माइक, सेलेना, ए बी सी डी, हर नाम से आप अकाउंट खोल दे, वो आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। आर्टिफिशियल पर्सन, ऑल द कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, आईबीएम। इसके अलावा आपके पास जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स दे आर आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि वो एक लीगल एंटिटी है। ठीक है, इसी तरीके से जो आपके पास आपकी कोई इंडस्ट्रीज हैं, कोई फैक्ट्रीज हैं, ऑल ऑफ देम दे आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड पर्संस, देयरफॉर दे आर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यहां पर आपको क्या समझना है, ये वो अकाउंट्स हैं जो एक ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रुप ऑफ पर्संस जो आपकी या तो डेटर है या तो आपके क्रेडिटर हैं। यूजुअली ये जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये हमारे खर्चे और इनकम को ही डिनोट करते हैं, विच आर स्टिल टू बी डन। जैसे कि सैलरी आउटस्टैंडिंग यहां पर लिखा हुआ है, आपको इंप्लॉइज को सैलरी देनी है, और वो सैलरी आप ड्यू सैलरी देते हैं, एडवांस में नहीं देते हैं। जनवरी की सैलरी आप फरवरी 1 को देते हैं, और जनवरी को जितना काम किया है उसकी सैलरी 1 फेब को मिलती है, लेटेस्ट से, राइट। सो 1 फेब को सैलरी देने से पहले जान के मंथ में आप रिकॉर्ड करोगे कितनी सैलरी मुझे जान मंथ की देनी है, और वहां पर आप इसे कैसे रिकॉर्ड करोगे, आप बोलोगे सैलरी आउटस्टैंडिंग। ये सैलरी जनवरी की है, लेकिन इसको फरवरी के अंदर देना है। तो ये सैलरी आपके लिए उन पर्संस को रिप्रेजेंट करता है, ये अकाउंट, जिनको सैलरी आपको पे करनी है। तो ऐसे सभी अकाउंट्स जहां पर एडवांस या फिर जहां पर डिलेड पेमेंट की या इनकम की बात की जाएगी, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। यूजुअली द सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग या रेंट पेएबल, ऑल ऑफ दीज दे आर रिप्रेजेंटेटिव टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, नाउ एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट्स मैंने यहां पर आपके लिए सारे मेंशन कर दिए हैं, सारे नेचुरल पर्संस, आर्टिफिशियल पर्संस, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट लाइक रेंट प्रीपेड, ड्यू, रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी प्रीपेड, सैलरी ड्यू, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। यहां पर एक कंफ्यूजन का स्कोप होता है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। मैंने आपको नॉमिनल अकाउंट भी बताने हैं अभी। नॉमिनल अकाउंट्स दे आर एक्सपेंडिचर और इनकम। तो आपको कंफ्यूजन क्या होगा, यहां पर आपने देखा रेंट, यहां पर आपने देखा सैलरी। रेंट जो आप पे करते हो, दिस इज योर एक्सपेंडिचर, तो वो रेंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। लेकिन अगर मैंने रेंट की जगह रेंट आउटस्टैंडिंग का या रेंट पेबल का अकाउंट बनाया, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बनेगा, ना कि वो बन जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट। क्यों होता है ऐसा, ये यूजुअली डेबिट एंड क्रेडिट के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करने के लिए होता है। लेकिन यहां पर अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो कोई बात नहीं, जब हम इसको मॉडर्न अप्रोच से समझेंगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से इसकी क्लैरिटी हो जाएगी, और वहां पर फिर आपको कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट रियल अकाउंट्स की बात करते हैं। रियल अकाउंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, टेंजिबल एंड अनटेंजिबल। टेंजिबल में आपका कैश आ गया, इक्विपमेंट आ गया, इन्वेंट्री आ गई, प्रॉपर्टी, फिजिकल प्लांट, मशीनरी, ये सारी टेंजिबल चीजें जो हैं, जो आपका एसेट है, वो आपका टेंजिबल रियल अकाउंट है। इनटेंजिबल में आपके पास पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, आपके पास जो भी आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, नो हाउ, आपके पास कनेक्शंस हैं, आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें जिसको आप यूज करते हो अपने फायदे के लिए, लेकिन उसका कोई टेंजिबल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको आप छू नहीं सकते, वो आपके इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स है। ठीक है, फिर आते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट्स, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जहां पर आपने सैलरी पे करनी है, वेजेस लोगों को पे करनी है, रेंट आपको पे करना है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो आपने लोन लिया है, ये सारी चीजें आपके खर्चों में आएगा, आपके एक्सपेंडिचर में आएगा। दिस इज अगेन अ नॉमिनल अकाउंट। जितने भी इनकम या गेन आपको मिलता है, आपने सेल की तो सेल से आपको मनी मिली, आपने, आपको डिस्काउंट किसी ने दिया, आपको किसी ने इंटरेस्ट पे किया, आपको कमीशन पे किया, आपने रेंट रिसीव किया किसी से, या आपने कहीं से सैलरी रिसीव की, ऑल दीज आर योर इनकम्स, राइट। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जहां पर भी आपका पैसा एक्चुअल में जा रहा है, आपसे आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, वो आपके नॉमिनल अकाउंट बनते हैं। ठीक है, नाउ आंसर मी अ वेरी फ्यू सिंपल क्वेश्चंस। गुडविल एंड ट्रेडमार्क्स, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, गुडविल एंड ट्रेडमार्क, ये किस तरीके का अकाउंट है, रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है। नाउ रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। पर्सनल अकाउंट हैज टू बी अ पर्सन, गुडविल एंड ट्रेडमार्क दे आर नॉट पर्सन, राइट, तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट तो नहीं बनेगा। नॉमिनल अकाउंट में हमेशा हम क्या करते हैं, एक्सपेंस और इनकम, पैसा इसमें इन्वॉल्व रहे, पैसे का मूवमेंट जब भी होगा तभी वो आपका नॉमिनल अकाउंट है। यहां पर गुडविल एंड ट्रेडमार्क, इसमें इन इटसेल्फ देयर इज नो मूवमेंट ऑफ मनी। अगर मैं बोल रहा रेंट, अगर मैं बोलता सैलरी, तो सैलरी और रेंट का मतलब ही है कि वो एक पेमेंट हो रही है, तो पेमेंट हमेशा नॉमिनल अकाउंट बनेगी। यहां पर पेमेंट नहीं है, तो दिस इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, दिस इज अ रियल अकाउंट, ये एक रियल अकाउंट है। अब टेंजिबल है या इंटेंजिबल है,
So goodwill and trademark, this is not something which you can touch. This is not something which is physical, having physical existence. तो यहां पर आपका आंसर क्या बनेगा? Intangible real account. Intangible real account. Clear? Now, in the lecture we have learned कि ट्रेडिशनल अकाउंट्स आपके किन तीन तरीकों से बनते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल. अब इन रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट्स के बाद आपको अगर मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को समझना हो, सेम अकाउंट्स को एक और तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसको हम 5 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटते हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट. ये आपके 5 अकाउंट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो मॉडर्न अप्रोच में हम लोग डिवीजन के लिए यूज करते हैं. और इसको हम मॉडर्न अप्रोच में हमने नंबर क्यों बढ़ा दिया? ताकि आपकी कंफ्यूजन कम हो जाए, आपको कोई कंफ्यूजन का स्कोप ना रहे. इसको आप याद कैसे रखेंगे? क्रियल, कैपिटल अकाउंट, रियल अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट, एसेट्स, एक्सपेंडिचर अकाउंट, एसेट्स अकाउंट एंड योर लायबिलिटी अकाउंट. ठीक है जी. अब इन अकाउंट्स को एक एक करके समझ लेते हैं. सबसे पहले आएगा आपका कैपिटल अकाउंट. वी ऑल नो दैट कैपिटल इज बेसिकली द मनी गिवन बाय द ओनर टू द बिजनेस, राइट? सो ओनर जब बिजनेस को मनी देता है वो कैपिटल होती है. ओनर अगर बिजनेस से अपना कैपिटल जो मनी दी है अगर वो विथड्रॉ कर लेता है तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं. क्लियर? इसको ध्यान रखिएगा. ड्रॉइंग्स इज द ऑपोजिट ऑफ कैपिटल. कैपिटल इज द मनी गिवन बाय द ओनर टू द कंपनी. बट अगर मैंने कंपनी को स्टार्ट किया 50,000 रुपीज में, लेकिन मुझे पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, तो मैंने कंपनी से वो 10,000 रुपए अपने वापस मांग लिए. दिस इज नॉट अ शेयर आउट ऑफ द प्रॉफिट. ये प्रॉफिट से शेयर नहीं लिया है मैंने अपनी जो ओरिजिनल कंपनी को मनी दी थी उस मनी में से मैंने कुछ हिस्सा वापस ले लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स. ठीक है. अब कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो ओनर के द्वारा दिए गए पैसे को, ओनर के द्वारा दी गई मनी को रिकॉर्ड करता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट. क्लियर हो गया? अगर कैपिटल अकाउंट को आप ट्रेडिशनल अप्रोच में जाओगे, ट्रेडिशनल अप्रोच में याद करिए हमने एक एक पर्सनल अकाउंट बनाया था. दिस पर्सनल अकाउंट जो कि ओनर को इंडिकेट करता था, ओनर का जो पर्सनल अकाउंट था वो हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया. ठीक है, मॉडर्न अप्रोच में. इसके बाद रेवेन्यू अकाउंट्स. रेवेन्यू अकाउंट्स के अंदर बेसिकली दिस इज द इनकमिंग मनी और द इनकम दैट यू आर गेटिंग. सो दिस इन द ट्रेडिशनल अप्रोच इसको हम क्या बोलते थे? ट्रेडिशनल में इसको बोल रहे थे नॉमिनल अकाउंट. हमने ट्रेडिशनल में देखा था जितना खर्चा है जितना इनकम है दैट इज नॉमिनल. सो रेवेन्यू अकाउंट्स इन द ट्रेडिशनल अप्रोच दे विल बी द नॉमिनल अकाउंट्स. और इसमें आपके सारे इनकम आती है, आपकी रेंटल इनकम, आपकी सेल्स से हुई इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, प्रोफेशनल इनकम, एनी काइंड ऑफ इनकम दैट यू रिसीव, दिस इज अ रेवेन्यू अकाउंट. क्लियर? अब ये थोड़ा ज्यादा समझने में आसान है. रेवेन्यू से नाम से ही पता चल रहा है कि इनकमिंग मनी है. ऑपोजिट होगा एक्सपेंस अकाउंट. whenever you are doing expenditure, whenever you are paying some money, खर्चा जब भी आप करोगे, आउटगोइंग मनी फ्रॉम द कंपनी, तो वो आपका एक्सपेंस अकाउंट बनेगा. सैलरी पे करना है, रेंट पे करना है, डेप्रिसिएशन आपकी एसेट्स का हो गया है, ये सब आपका खर्चा है. ऑल ऑफ दिस इज एन एक्सपेंस अकाउंट. ठीक है. देन कम्स योर एसेट अकाउंट. एसेट अकाउंट अगेन जो ट्रेडिशनल अप्रोच में रियल अकाउंट थे उनको हमने यहां पर एसेट अकाउंट बोल दिया. और एसेट अकाउंट बोला तो एनी रिसोर्स दैट अ बिजनेस इज ओनिंग एंड कंट्रोलिंग और जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा वो बन जाएगा हमारा एसेट अकाउंट. ठीक है. अब यहां पे फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेसिस पे टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट, टेंजिबल अकाउंट, इनटेंजिबल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट जैसे बन रहे थे उस तरीके से यहां भी बन गए. इसके अलावा वी कैन ऑल्सो यूज सम अदर डिविजन्स लाइक करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट. करंट, अगर आपको अकाउंट्स में और इकोनॉमी में कहीं भी करंट वर्ड देखने को मिल रहा है, इसका मतलब होता है समथिंग विच इज शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म और यूजुअली विद इन अ ईयर एक कोई ऐसा एसेट जिसका यूज आपका हो जाना है. तो करंट एसेट्स क्या होते हैं? वो एसेट्स जो कि बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश के अंदर. जैसे मेरे पास कोई ऐसा एसेट है जो मुझे पता है कि कुछ ही महीनों, कुछ ही हफ्तों के अंदर आई विल यूज दिस एसेट और इससे जो फ्यूचर एक इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला था, आई विल गेट दैट इकोनॉमिक बेनिफिट विद इन अ ईयर. तो शॉर्ट पीरियड के अंदर ही वो मेरा एसेट जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, तो उसको मैं बोलूंगा करंट एसेट. जैसे कैश है, कैश करंट एसेट होता है. कैश को यूजुअली जब हम रखते हैं अपने पास तो यूजेज के लिए रखते हैं, डेली खर्चे के लिए रखते हैं. वो डेली जो कैश है उसको हम डिस्पोज ऑफ करते रहते हैं. फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो एक बहुत लंबे समय के लिए, सालों तक के लिए हम लोग उसको ओन करने वाले हैं. हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है, कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर फिक्स्ड एसेट्स, राइट? नेक्स्ट इज यूजेज. यूजेज उस एसेट का कैसे कर रहे हो? डेली एक्टिविटी में एसेट यूज हो रहा है तो वो ऑपरेटिंग एसेट है. डेली एक्टिविटीज में यूज नहीं हो रहा तो वो नॉन ऑपरेटिंग एसेट है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लोगों को लोन्स दिए हुए हैं, सो मैंने लोन जो लोगों को दिए हुए हैं वो मेरी डेली ऑपरेशन में काम नहीं आते, तो वो एसेट जरूर है बट वो नॉन ऑपरेटिंग एसेट है. ठीक है. ऑपरेटिंग एसेट क्या होगा कि मैंने अपनी फैक्ट्री के अंदर जो मशीनरी रखी है जो डेली अपने वर्क में यूज हो रही है, दैट इज आवर ऑपरेटिंग एसेट. ओके. नेक्स्ट इज योर लायबिलिटी अकाउंट.
लायबिलिटी अकाउंट्स आर बेसिकली द क्लेम्स और द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो बिजनेस के ऊपर होती हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में ये लायबिलिटी अकाउंट्स या तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाते थे, मतलब पर्सनल अकाउंट्स ही रहते थे, या तो वो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, या वो नेचुरल रहेंगे, या वो आर्टिफिशियल रहेंगे। बट नाउ दीज अकाउंट्स दे आर क्लासिफाइड इनटू लायबिलिटी अकाउंट्स, जहां पर आपकी कोई फाइनेंशियल एजुकेशन जो ऑब्लिगेशन है वो बनती है। आपको किसी को पैसे देने हैं, आपको मॉर्गेज पे करनी है, आपको किसी को इंटरेस्ट पे करना है, आपको कुछ खर्चे जो हैं वो आपने ऑलरेडी एक्रू कर लिए हैं, लेकिन वो खर्चे होने हैं। एक्रू का मतलब क्या है? दोज एक्सपेंडिचर्स देयर डेट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस बट यू हैव स्टिल नॉट पेड द मनी। जैसे कि अगर मैं कोई बिल्डिंग रेंट पे यूज करता हूं और उसका मंथली रेंट 1000 रुपीज का है, तो मैं पूरा जनवरी उस रेंट को, उस बिल्डिंग को यूज करूंगा, और 1 फेब को मैं रेंट दूंगा 1000 रुपीज। ठीक है। सिमिलरली 1 मार्च को मैं रेंट दूंगा 1000 रुपीज फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। लेकिन ये जो मेरा एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस 1 जनवरी से ही चालू हो गया है ना। 1 जन, 2 जन, 3 जन, 4 जन, हर जनवरी में मेरा रेंट का जो एक्सपेंस है वो लगातार होता जा रहा है। पेमेंट नहीं की है मैंने, पेमेंट में एक दिन करूंगा, लेकिन जो रेंट है वो तो पूरे महीने का था। इसे हम बोलते हैं एक्रूअल होना। एक्रूअल का मतलब है कि वो चीज एग्जिस्टेंस में आती जा रही है, जैसे जैसे 1 जन, 2 जन, 3 जन होता जा रहा है, मेरा रेंट जो है वो बनता जा रहा है। बाई 31 जनवरी वो मेरा टोटल रेंट कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, और वो मुझे पे करना रहेगा। तो ये भी एक लायबिलिटी है ना। मुझे 5 जनवरी को पता है कि मुझे 31 जनवरी के बाद रेंट पे करना है, वो लायबिलिटी है। ठीक है। सो दिस इज अगेन लायबिलिटी। आपको होगी कि नहीं सर ये तो खर्चा है। खर्चा तब हो जाएगा जब रेंट इन इटसेल्फ इज पेड। जब रेंट मैं 1 फेब को पे करूंगा तो मैं बोलूंगा कि आई हैव पेड रेंट ऑफ 1000 रुपीज, तो ये मेरा क्या रहेगा? ये मेरा एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, रेंट मेरा एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा। लेकिन अगर मुझसे कोई 5 जनवरी को पूछे कि कितना रेंट दिया तुमने, तो मैं बोलूंगा रेंट तो नहीं दिया, मैंने एक अकाउंट ओपन किया है रेंट पेएबल या रेंट आउटस्टैंडिंग। ये रेंट मुझे देना है और इसके अंदर मैंने अभी कुछ पैसे जो है वो जमा करके मैं रख रहा हूं, तो ये जो है मेरा एक्रूड एक्सपेंस वो हमारा लायबिलिटी बनेगा जब तक मैं उसको पे नहीं कर देता। ठीक है जी। इसी तरीके से ये जो लायबिलिटीज हैं वो अच्छी या बुरी भी होते हैं, हमेशा लायबिलिटीज बुरी नहीं होती हैं। लायबिलिटीज दे हेल्प अस इन ग्रोइंग आवर बिजनेस। हम लोन लेकर ही अपनी जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर हम और जो रेवेन्यू है उसको जनरेट करते हैं। और ये सिर्फ एक नुकसान होता है लायबिलिटी का कि ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है, तो यू विल हैव टू पे इट बैक इन द फ्यूचर। राइट। सो लायबिलिटीज दे कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, लाइक पर्सनल लायबिलिटीज, आपका क्रेडिट कार्ड का डेट है, आपने हाउस लोन लिया है, स्टूडेंट लोन लिया है, वो आपकी पर्सनल लायबिलिटी है। बिजनेस की लायबिलिटीज कैसे होती हैं? बिजनेसेस लोन लेते हैं बॉन्ड्स की फॉर्म में। बिजनेस जो है पब्लिक से लोन ले सकते हैं या बिजनेस बैंक से लोन ले सकते हैं। टैक्सेस बिजनेस को पे करने होते हैं साल के एंड के ऊपर, ये सारी चीजें जो हैं वो बिजनेस की लायबिलिटीज होती हैं। राइट। सो ये सारे पांचों तरीके के अकाउंट्स, द कैपिटल अकाउंट, आपके रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट, एसेट अकाउंट एंड लायबिलिटी अकाउंट, ऑल दीज 5 टाइप्स आर इन द मॉडर्न अप्रोच। और ट्रेडिशनल अप्रोच में यही पांचों जो टाइप्स थे उनको हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते थे: पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? नाउ ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में लेन देन होगा, थिंग्स या सर्विसेज का एक्सचेंज होगा। डबल एंट्री बुक कीपिंग होगी, जब भी हम अकाउंट्स बनाएंगे हम उसके अंदर दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स को इंपैक्ट होता हुआ देखेंगे। मैं जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मैंने जो की है जिसमें मैं पार्ट रहा हूं, जब मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, मेरे पास जितने अकाउंट्स ओपन है एटलीस्ट 2 अकाउंट्स पे इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, ये फंडामेंटल रूल याद रखोगे आप। देन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, उनको सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। जर्नल क्या है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्राइम एंट्री। इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं, इसको बोलते हैं जर्नल, और इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइज करना। आपने एंट्रीज को जर्नलाइज कर दिया। उसके बाद ये जो जर्नल अकाउंट की, जर्नल की जो एंट्रीज हैं उसको हम लेजर अकाउंट्स में डालते हैं। लेजर अकाउंट्स अभी जो हमने देखे 5 तरीके के और 3 तरीके के जो अलग अलग अकाउंट्स हमने क्लासिफाई किए, ऑल ऑफ देम दे आर लेजर अकाउंट्स। सो हम जो एंट्रीज ट्रांजैक्शन जर्नल्स में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। कैसे करते हैं? ये एंट्रीज कैसे लिखी जाती हैं, इसका एक तरीका होता है, कन्वेंशन होती है। दैट कन्वेंशन वी विल लर्न इन दी नेक्स्ट लेक्चर्स, राइट? बट इन दिस लेक्चर आवर फोकस इज ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमने अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन इसीलिए अभी तक समझी है क्योंकि द कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज डिपेंडेंट ऑन वेदर यू नो द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट। अलग अलग अकाउंट टाइप्स में डेबिट और क्रेडिट का रूल अलग होता है, और इसी वजह से हमने पहले देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते क्या है। अब ये डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट को समझने के लिए हम एक चीज दोबारा से रिवाइज करते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन के बारे में जब आप इंफॉर्मेशन मांगोगे तो आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है? एक आपको चाहिए होता है कि ट्रांजैक्शन में व्हाट इज बीइंग एक्सचेंज्ड,
एक्सचेंज हो क्या रहा है, एक्सचेंज सर्विस हो रही है या गुड्स हो रही हैं, क्या एक्सचेंज हो रहा है, वो एक्सचेंज किसके बदले में हो रहा है, व्हाट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कैश में एक्सचेंज हो रहा है या क्रेडिट पे हो रहा है, ये भी मैटर करता है। उसके बाद कौन सी पार्टीज उस एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व है, कौन कौन से वो लोग हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है। यही सारे जो इंपैक्ट्स हैं वो आपके डेबिट और क्रेडिट के कंसेप्ट से रिकॉर्ड किए जाते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन का एक इंपैक्ट एक अकाउंट पे पड़ेगा, दूसरा दूसरे अकाउंट पे, तो एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। साइमल्टेनियसली व्हेनेवर देयर इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैपनिंग, वन अकाउंट विल गेट डेबिटेड एंड सम अदर अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड, ये आपका श्योर है। जब भी डेबिट होगा तब भी क्रेडिट होगा, ठीक है। अब लेट अस से आई गो टू अ शॉप एंड आई परचेज अ लैपटॉप, सो आई हैव एन ऑप्शन ऑफ पेइंग विद कैश, स्ट्रेट फॉरवर्ड आई पे विद कैश। सो व्हाट हैपेंस, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, इनिशियली आई वेंट टू अ लैपटॉप शोरूम विद कैश इन माई बैग। मैंने लैपटॉप परचेज कर लिया, उसको मैंने कैश पे कर दिया, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई है। क्या एक्सचेंज हुआ, लैपटॉप एक्सचेंज हुआ, किस मीडियम में एक्सचेंज हुआ, कैश में एक्सचेंज हुआ, कौन सी दो पार्टीज इन्वॉल्व थी, आई एम द शॉपकीपर, राइट। सो व्हेन आई रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन, मैं जब इसको जर्नलाइज करने जाऊंगा, मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन से मेरे पास कौन से अकाउंट्स इंपैक्ट होंगे। याद रखिए एटलीस्ट 2 अकाउंट शुड बी इंपैक्टेड। मेरे पास कौन सी दो चीजें इंपैक्ट हो रही हैं, मेरे पास एक लैपटॉप आ गया एक्स्ट्रा, मेरे पास एक लैपटॉप में इंक्रीज हुआ है। अगर मेरे पास 0 लैपटॉप थे तो अब 1 लैपटॉप है, अगर मेरे पास पहले एक लैपटॉप था तो अब 2 लैपटॉप हो गए, तो माई लैपटॉप हैज इंक्रीज्ड। लेकिन मेरा कम क्या हुआ है, कैश, व्हाट आई पेड इज कैश, तो मेरा कैश कम हो गया। मुझे पता चला कि वन अकाउंट लैपटॉप एंड वन अकाउंट कैश, दीज टू थिंग्स आर विच आर गेटिंग इंपैक्टेड। तो मैं उसको इस तरीके से रिकॉर्ड करूंगा, इसमें से एक अकाउंट लैपटॉप का या कैश का वो डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है टू पेइंग फॉर दिस लैपटॉप इज आई परचेज इट विथ प्रॉमिस, आई परचेज इट ऑन क्रेडिट। दैट मीन्स आई प्रॉमिस द शॉपकीपर कि आप मुझे लैपटॉप दे दीजिए, मैं इसकी मंथली पेमेंट्स करता रहूंगा, ईएमआई पे दे दो मुझे, मैं आपका हर महीने आपको 5-5 हजार करके पेमेंट जो है वो कर दूंगा। सो मुझे इस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट्स इंपैक्ट होते हैं, एक तो लैपटॉप, एक लैपटॉप मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया है, सो माय लैपटॉप इज इंक्रीज्ड बाय 1। बट क्या मेरा कैश कम हुआ, कैश तो कम नहीं हुआ, मैंने कैश अभी दिया नहीं है, कैश मेरे पास जितना मैं लेके गया था उतना ही कैश लेके आ रहा हूं। लेकिन मैं दे के क्या आ रहा हूं, लैपटॉप लिए कुछ देना पड़ेगा, क्या दिया मैंने प्रॉमिस दिया उसको, मैंने उसको प्रॉमिस दिया। लेकिन प्रॉमिस का अकाउंट बनाएंगे क्या, हम प्रॉमिस का अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम उस शॉपकीपर का अकाउंट बना देते हैं, जिसको पेमेंट करनी है उसका अकाउंट बना दिया, और मैंने उस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया कि मुझे शॉपकीपर को इतने पैसे देने हैं। तो एक अकाउंट लैपटॉप का इंपैक्ट हुआ और एक अकाउंट शॉपकीपर का ओपन करके मैंने उसको इंपैक्ट करा दिया। लैपटॉप इज व्हाट काइंड ऑफ एन अकाउंट, अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूं तो क्या रियल अकाउंट है, ये एक एसेट है, रियल अकाउंट है। इसके अलावा मॉडर्न अप्रोच में वो एसेट अकाउंट है। सो लैपटॉप इज एन एसेट विच इज अ रियल अकाउंट, कैश इज एन एसेट विच इज अ रियल अकाउंट। तो पहले ट्रांजेक्शन में व्हेन आई वाज पेइंग विद कैश, बोथ द अकाउंट्स बीइंग इंपैक्टेड वर रियल एंड एसेट। लेकिन अब मैंने लैपटॉप जो परचेज किया क्रेडिट पे, तो लैपटॉप तो रियल एसेट है, लेकिन जो शॉपकीपर का मैंने अकाउंट ओपन किया है, ये अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। या फिर अगर मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करूंगा तो ये एक लायबिलिटी अकाउंट है, क्योंकि मुझे शॉपकीपर को कुछ पैसे देने हैं, मैं उधार पे लैपटॉप लेकर आया, ठीक है। तो इस तरीके से लेन देन होता है हमारा। अब इस लेन देन को हम डेबिट और क्रेडिट के टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। लेट अस लुक एट फर्स्ट ऑफ ऑल द रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में लेन देन करते वक्त डेबिट और क्रेडिट कैसे होता है, हमेशा हम रियल अकाउंट्स में कैश को, व्हीकल्स को, हमारी प्रॉपर्टीज को रियल अकाउंट मानते हैं, हमारे एसेट्स को रियल अकाउंट मानते हैं। तो अब हम समझते हैं डेबिट और क्रेडिट को। मैंने यहां पर लेन और देन का भी, लैंग्वेज का भी यूज किया है, इफ यू कैन रीड हिंदी, सो दैट आपको, अगर इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, दिस माइट बी मच मोर इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। डेबिट और क्रेडिट, पहले तो अपना माइंड से, जितने भी नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं हम लोग, डेबिट क्रेडिट को अपने माइंड से हम प्लस माइनस से हटा देते हैं कि डेबिट मतलब प्लस या क्रेडिट मतलब प्लस, कुछ इंक्रीज हो रहा है कुछ डिक्रीज हो रहा है, नहीं, ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ डेबिट और क्रेडिट आपका अकाउंट्स में यूज होता है और कहीं यूज नहीं होता। इसका कोई मीनिंग नहीं है सिवाय उस मीनिंग के जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो रूल हम बनाने वाले हैं, वही डेबिट क्रेडिट का मीनिंग है। मीनिंग क्या कहता है यहाँ पर, फॉर ऑल द रियल अकाउंट्स, all the asset account, whenever their value increases we debit them, whenever their value decreases we credit them। हमारे पास कोई नया एसेट आता है तो वो अकाउंट डेबिट होता है, कोई हमारे पास एसेट कम हो जाता है या आउटफ्लो होता है एसेट का, तो वो अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है।
ठीक है, इसको अगर और ढंग से समझने की कोशिश करें, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग नंबर 1, देयर आर 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. फॉर द रियल अकाउंट द गोल्डन रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कुछ आपके पास कम्स इन हो गया, कुछ आपके पास आ गया तो वो डेबिट है, कुछ आपकी तरफ से चला गया तो वो क्रेडिट है. डेबिट कम्स इन आ रहा है तो वो डेबिट है, आउट गया तो वो क्रेडिट है. ठीक है, तो अगर मैं इसको एक ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करूं, लेट अस से आई परचेज अ कार, मैंने कार परचेज की और 10 लाख रुपीज में मैंने कार को परचेज किया है. अब मेरे पास दो अकाउंट हैं जो इस ट्रांजैक्शन से इंपैक्ट होते हैं. एक मेरा कार का अकाउंट है, उसको मैं व्हीकल अकाउंट बोल देता हूं. एक मेरा कैश का अकाउंट है. कैश का अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट एसेट अकाउंट है, कार का अकाउंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट अकाउंट है. अब मैंने लिया क्या, वॉट आई हैव टेकन अ कार, कार हैज इंक्रीज्ड, कार मेरे पास बढ़ गई. तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा मेरा व्हीकल अकाउंट डेबिट कर दो, कितने से, 10 लाख रुपीज से. दिस 10 लाख इज द वैल्यू. हमेशा जब भी कोई अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होता है तो वो एक वैल्यू के साथ डेबिट या क्रेडिट होगा. तो जितना इंक्रीज हुआ है, जितनी वैल्यू का इंक्रीज हुआ है, उतना वैल्यू हम उसमें डेबिट कर देते हैं. जब भी एसेट कम होता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं. तो मैंने कार दी है, सॉरी मैंने कार ली है, मुझे कार मिली है, तो मैंने दिया क्या, कैश दिया होगा. मैंने कैश अगर दिया है तो मैं क्या कहूंगा, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो 10 लाख रुपए से. कैश क्रेडिट हो गया, व्हीकल डेबिट हो गया. व्हीकल इंक्रीज हुआ था, कैश डिक्रीज हुआ था. 10 लाख का डेबिट, 10 लाख का क्रेडिट. मेरा जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होना चाहिए. जब तक डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, इसका मतलब ट्रांजेक्शन बिल्कुल सही तरीके से चल रही है. समझ आ गया आपको, मैंने व्हीकल परचेज किया कैश को दे करके. सिमिलरली अगर मैं व्हीकल बेच दूं, मेरे पास एग्जिस्टिंग व्हीकल है एंड आई वांट टू सेल दिस व्हीकल, सो ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, मेरे पास से व्हीकल कम हो जाएगा और कैश बढ़ जाएगा. व्हीकल कम हो गया, व्हीकल बेच दिया अपनी तरफ से और कैश मेरे को एक्स्ट्रा मिल गया, तो अब यहां पर ट्रांजैक्शन उल्टी हो जाएगी. कैश अकाउंट डेबिट होगा, कितने से, जितने भी अमाउंट का, लेटर से 5 लाख की मैंने व्हीकल बेच दी, और मेरा व्हीकल अकाउंट क्रेडिट होगा. क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि व्हीकल की वैल्यू जो है वो 5 लाख रुपए कम हो गई. 5 लाख रुपए मैंने व्हीकल बेच दिया, व्हीकल को बेच दिया, 5 लाख रुपए मुझे मिल गए. ठीक है, तो एसेट्स में हमेशा ध्यान रखना है, एसेट जब भी बढ़ेगा, याद रखो, जब भी बढ़ेगा डेबिट होगा. कैश बढ़ेगा डेबिट होगा, कैश बढ़ रहा है डेबिट हो रहा है. कोई भी एसेट बढ़ रहा है डेबिट हो रहा है, कैश कम हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, कोई भी एसेट कम हो रहा है क्रेडिट हो रहा है. इसको एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की कोशिश करते हैं. लेट अस लुक एट दिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बैंक. आप बैंक में काम करते हैं, आपके अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपने सेविंग्स का अकाउंट ओपन कर दिया मेरे नाम से. सो लेट अस से राम के नाम से आपने सेविंग्स अकाउंट ओपन किया है, जिसमें राम आकर के आपको कुछ मनी डिपॉजिट करके चला जाता है. राम आपको क्या डिपॉजिट करता है, राम आपके पास 1000 रुपीज कैश डिपॉजिट कर देता है. आप उसके अकाउंट को क्या करते हैं, आप उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं और डेबिट क्या करते हो, कैश, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा कैश आ गया. आपके पास कैश आ गया, बैंक के पास कैश आ गया. सो व्हाट विल हैपन, कैश इज इंक्रीजिंग, whenever cash is increasing cash account will be debited. let us say by 1000 रुपीज राम ने आपको दे दिए, राम ने आपको दे दिए, लेकिन आपने एक अकाउंट अगर डेबिट करना है तो दूसरा क्रेडिट करना पड़ेगा. अब क्रेडिट क्या करोगे, तो आप राम का ही अकाउंट ओपन करते हो और उसको क्रेडिट कर देते हो, कितने से, 1000 रुपीज से. तभी आता है ना कि राम का अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 1000 रुपीज. सो राम को क्रेडिट करने का मतलब क्या हुआ, अभी हम राम एक पर्सनल अकाउंट है, ये कोई एसेट तो है नहीं हमारा, ये पर्सनल अकाउंट है. पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट कैसे होता है अभी हम देखेंगे, लेकिन हमें एक चीज फंडामेंटली क्लियर हो गई, कैश जब भी आएगा वो डेबिट होगा, कैश जब भी जाएगा वो क्रेडिट होगा. क्लियर हो गया, एसेट जब भी आपके पास आएंगे वो अकाउंट डेबिट होगा, एसेट जब भी आपके पास से जाएंगे वो क्रेडिट होगी. ये चीज मैं बार बार रिपीट इसलिए भी कर रहा हूं ताकि आपको अगर एक बार ये चीज समझ आ गई तो बहुत इजीली आपका सारा जो अकाउंट्स है वो आपको समझ आ जाएगा. In the traditional approach, all the real accounts they are debited when increase, credited when decrease, debited when comes in, credit when goes out. Similar is for the asset accounts, जो कि हमारे मॉडर्न अप्रोच में हम देखते हैं. मॉडर्न अप्रोच में जो एसेट अकाउंट है वही हमारा रियल अकाउंट है, तो वही चीज हमारी डेबिट क्रेडिट के यहां भी फॉलो होती है. क्लियर है. नेक्स्ट, पर्सनल अकाउंट्स, क्रेडिटर, डेटर, बैंक, ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं जो एक आर्टिफिशियल या नेचुरल पर्सन हो सकता है. राइट, यहां पर भी डेबिट और क्रेडिट, इसको लेन देन के तौर पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. पर्सनल अकाउंट्स के गोल्डन रूल की अगर मैं बात करूं तो गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. जो पर्सन रिसीव करता है, ट्रांजैक्शन में एक पर्सन रिसीव करता है और एक पर्सन दे रहा है उस चीज को, तो जो पर्सन रिसीव कर रहा है वो बन जाएगा हमारा डेबिट और जो पर्सन दे रहा है वो बन जाएगा क्रेडिट. ठीक है,
तो पर्सनल अकाउंट्स में यूजुअली लेट अस टेक दैट सेम एग्जांपल ऑफ द कार. आई हैव परचेज्ड अ कार फॉर 10 लाख रुपीज, बट मैंने कैश पे नहीं किया एंड आई एम गोइंग टू द शोरूम ओनर एंड आई एम सेइंग कि मैं आपको 1 महीने बाद कैश पेमेंट कर दूंगा, 1 महीने बाद मैं पेमेंट कर दूंगा, अभी मुझे क्रेडिट पर कार सेल कर दीजिए. सो व्हाट इज द ट्रांजेक्शन? कार मिल गई मुझे और मैं देकर क्या आया, कैश देकर आया नहीं, मैं प्रॉमिस देकर के आया. प्रॉमिस देकर के आया हूं मैं, मेरे तरफ से प्रॉमिस चला गया और मुझे कार मिल गई कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा. सो फन अकाउंट इज कार विच इज इंपैक्टेड. कार इज एन एसेट अकाउंट और कार मेरे पास आ गई तो मैं क्या कहूंगा, कार को डेबिट कर देते हैं 10 लाख रुपीज से. अब क्रेडिट क्या होगा? व्हाट शुड बी द क्रेडिट? अब क्रेडिट होना है उस शॉपकीपर को, लेट अस से शॉपकीपर एबीसी रिटेलर या एबीसी एजेंट या एबीसी कंपनी, उसको मैंने क्रेडिट कर दिया 10 लाख रुपए से. क्रेडिट क्यों किया मैंने? क्योंकि ही इज द पर्सन हु हैज गिवन मी द कार. हु हैज गिवन मी द कार? द रिटेलर हैज गिवन मी द कार. तो मुझे उस रिटेलर जिसने मुझे दिया है सामान, उसको मैं क्रेडिट करूंगा. एक तरीके से मैं क्रेडिटर से लोन लेकर आया हूं ना 10 लाख रुपए का, मैं उसे 10 लाख का लोन लेकर आया हूं, लेकिन 10 लाख कैश की जगह उसने मुझे क्या दिया है, 10 लाख की कार दी है. अब जब मैं रीपे करूंगा तो मैं उसे 10 लाख रुपए कैश दूंगा. तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ लोन अरेंजमेंट, क्रेडिट अरेंजमेंट. जिससे क्रेडिट लेते हैं उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जिसको क्रेडिट दिया या जिसने पैसा रिसीव किया उसको हम डेबिट करेंगे. तो सिमिलरली जो रिटेलर है, ये जो रिटेलर है, इसको भी तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है. तो आपने क्या रिकॉर्ड किया? आपने रिकॉर्ड किया कि आपकी तरफ से कार आ गई, आपने कार को डेबिट कर दिया और आपने अपने अकाउंट्स बुक में एबीसी रिटेलर को क्रेडिट कर दिया. लेकिन एबीसी रिटेलर जब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ है, उनकी एक कार चली गई और बदले में उन्हें एक प्रॉमिस मिला है दैट द मनी विल बी पेड बैक. सो वो एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, सेल्स अकाउंट. वो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और अपना जो कार थी, जो कार आपके उनके पास से चली गई और उसके बदले में उन्हें क्या मिला है कि पेमेंट फ्यूचर में करी जाएगी. यानी कि वो मेरे नाम का अकाउंट जो है, जो भी राम, लेट्स से राम इज द पर्सन हु इज बाइंग द कार, तो राम के अकाउंट को डेबिट कर देंगे बाय रुपीज 10 लाख. यानी कि राम इज द पर्सन हु इज द रिसीवर. Ram is the person who has received the car. So therefore he is the person who will be getting a debit of rupees 10 lakh. क्लियर हुआ आपको? तो पर्सनल अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट का क्या रूल है? जो ट्रांजैक्शन होती है, जब भी हमारी क्रेडिट के ऊपर ट्रांजैक्शन होती है, जब भी लोन के ऊपर ट्रांजैक्शन होती है, तो आपको पता है एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है. पार्टी ए ने क्रेडिट पे कुछ सामान लिया है, तो वो जो भी गुड है या सर्विस है वो पार्टी ए को मिल जाएगी. लेकिन पार्टी बी को क्या मिलेगा? पार्टी बी को मिलेगा प्रॉमिस कि हम आपको फ्यूचर में पे कर देंगे. तो जिसको सामान मिल गया उसको तो एक्चुअली में सामान मिल गया, ही विल बिकम द रिसीवर एंड ही विल ऑल्सो बिकम अ डेटर. क्योंकि इसने लोन ले रखा है बी से, तो वो बी के लिए डेटर है और बी ने प्रॉमिस लिया है, बी इज द गिवर. बी ने ही एक्चुअली सामान दिया है और बी ने क्रेडिट भी दिया है. बी इज द पर्सन हु हैज गिवन द लोन, ही इज द क्रेडिटर, right? So whenever we talk about personal accounts, the person who is receiving will get a debit and the person who is giving will get a credit. Retailer credit हो गए और राम जी डेबिट हो गए. दिस इज द पर्सनल अकाउंट. देन कम्स योर नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट में थोड़ा डेबिट और क्रेडिट समझना इजी है. यहां पर आपका जितना एक्सपेंस है, जितना आपका खर्चा हो रहा है और जितना आपकी इनकम हो रही है, सारा नॉमिनल होता है. यहां पर वट एवर एक्सपेंस दैट यू डू इज डेबिटेड, वट एवर इनकम दैट यू डू इज क्रेडिटेड. तो आप एक्सपेंस के और इनकम के अलग अलग अकाउंट ओपन करते हो. वही अकाउंट हम देखते हैं जहां पर हमने कार को सेल किया था. जब हमने कार को सेल किया तो हमें क्या मिली? इनकम मिली. इनकम का एक अकाउंट हम ओपन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है, हर कंपनी फैक्ट्री के अंदर होता है, सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट के अंदर सारी सेल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, बिकॉज हर कंपनी के अंदर बहुत सारी सेल ट्रांजेक्शन होंगी. व्हेनेवर अ सेल इज मेड, द सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, क्योंकि आपकी इनकम जनरेट हो रही है. जब भी इनकम बढ़ेगी वो अकाउंट क्रेडिट होगा. तो मैं यहां पर क्रेडिट कर रहा हूं, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बाय जितना 10 लाख रुपीस की कार, और बदले में मैंने कार दी थी. ठीक है, मुझे सेल्स मिल गई और मैंने कार अगर कैश में पे करी है, अगर मुझे कैश में पेमेंट मिली है और मैंने कार को दे दिया, तो मैं ऑटोमेटिकली यहां पर हमारी सेल्स रिकॉर्ड कर लूंगा और मैं डेबिट क्या कर दूंगा? कैश को डेबिट कर दूंगा. कैश मिला है ना, मुझे कैश मिला है और मैंने दिया क्या है? मैंने कार दिया है और वो देना जो कार का था उसको मैंने सेल्स में रिफ्लेक्ट कर दिया. सिमिलरली अगर मैंने क्रेडिट पे सेल की है,
आई हैव सोल्ड द कार ऑन क्रेडिट, सो दैट मीन्स इन माई अकाउंट बुक्स मैंने जब कार को सेल किया मैं उसको सेल में दिखाऊंगा क्रेडिट करके बाई 10 लाख रुपीज, और डेबिट क्या करूंगा, मैं राम का अकाउंट डेबिट कर दूंगा जिससे मुझे फ्यूचर में पैसे लेने हैं बाई 10 लाख रुपीज। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपको एक अकाउंट डेबिट करना है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट करना पड़ता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने डेबिट क्रेडिट के रूल्स बनाए हैं। दैट इज वाई वेन एवर वी पे समथिंग वी डेबिट इट। फॉर एग्जाम्पल आई पे द रेंट, मैं किसी को रेंट पे करता हूं, रेंट इज माई खर्चा, रेंट इज माई एक्सपेंडिचर। सो वेन एवर आई डू सम एक्स्ट्रा एक्सपेंस, जब भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो डेबिट हो जाएगा रेंट अकाउंट में। ठीक है, तो माई रेंट अकाउंट इज डेबिटेड। वेन एवर आई पे रेंट, रेंट अकाउंट जो है लेटर से 1000 रुपीज से डेबिट हो गया, डेबिट हुआ। क्रेडिट होना चाहिए कुछ, क्रेडिट क्या होगा, मैंने जब भी किसी को रेंट दिया मेरे पास दो अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ रहा है। कौन से वो दो अकाउंट हैं, मैंने रेंट दिया तो रेंट का अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ा, लेकिन मैंने दिया क्या, एक्चुअली मैंने कैश दिया है ना, रेंट में मैंने क्या दिया, कैश दिया है। मेरा कौन सा एसेट गया है, कैश का एसेट गया है, राइट। तो मैं कैश को क्रेडिट करूंगा, क्योंकि याद करो वेन एवर कैश इज गिवन इट इज क्रेडिटेड। कैश जब भी आउटफ्लो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा 1K से। इसको अपोजिट कर देते हैं, अगर रेंट मुझे मिलता है, इफ आई रिसीव द एसेट सो दैट मींस आई गेट द कैश, तो मेरा कैश डेबिट हो जाएगा। लेकिन क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगी मेरी इनकम, क्योंकि रेंट मेरे लिए क्या इनकम है। तो मैं उसे बोलूंगा रेंट रिसीवेबल, ताकि वो रेंट अकाउंट से कंफ्यूज ना करूं। रेंट पेड कर दो, एक रेंट रिसीवेबल कर देते हैं, ताकि रेंट पे करना मेरा खर्चा है और रेंट रिसीव करना मेरी इनकम है, वो डिफरेंशिएट रहे। रेंट रिसीवेबल को मैं क्रेडिट कर देता हूं बिकॉज दिस इज माई इनकम, आई अर्न 1000 रुपीज, एंड जिस पर्सन से मैंने रेंट लिया उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे कैश दिया है, तो मैं इसे कैश को डेबिट कर देता हूं बाय 1000 रुपीज। दिस इज द 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट, पर्सन की जब भी बात करेंगे रिसीवर डेबिट होगा, गिवर क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट्स की जब भी बात करेंगे वट एवर कम्स इन डेबिट होगा, जो भी एसेट बढ़ता है वो डेबिट होगा, जब भी एसेट कम होगा वो क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट में जब भी आपने खर्चा किया, आपने एक्सपेंस किया तो वो डेबिट होगा, जब भी आपने इनकम जनरेट की, इनकम रखी तो इनकम अकाउंट क्रेडिट होगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं, इसको सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। यहां पर पर्सनल अकाउंट्स के अगेन आई हैव मेंशन्ड द एग्जांपल्स, आई हैव गिवन द एग्जांपल्स ऑफ रियल अकाउंट एज वेल, ताकि आप इसको दोबारा से आप इसको रिवाइज कर सकें। ये अकाउंट्स की टाइप समझ अगर आपको आ गई तो उसको डेबिट क्रेडिट करना आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। इसको मेरे साथ सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बताइए अगर कोई भी कंफ्यूजन आ रही है ना, बिकॉज आई नो दैट दिस कांसेप्ट इज समथिंग वेयर यू माइट हैव डाउट्स। जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं आपके माइंड में डाउट्स आते जा रहे होंगे। जो भी छोटे से छोटा डाउट आपको आ रहा है, आपको लग रहा है डाउट बहुत सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट, इररिलेवेंट है, व्हाटएवर यू थिंक, प्लीज यूज द कमेंट सेक्शन टू राइट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन में, उनका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको लगता है कि आप कमेंट सेक्शन पे नहीं पूछना चाहते हैं, डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं, तो यू हैव दिस मेल आईडी hello@edutap, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। hello@edutap.co.in, इस पे आप कांटेक्ट करें, मेल करें, एंड आई विल कॉल टू यू एंड वी विल डिस्कस द इशू, राइट। सो यहां पर एक सिनेरियो दिया गया है, राम परचेज्ड फर्नीचर फॉर 1 लाख इन कैश फॉर ऑफिस यूज। राम ने फर्नीचर परचेज किया है, कितने का परचेज किया, 1 लाख रुपए का परचेज किया है, कैश में परचेज किया है। सो कभी भी एंट्री लिखने के लिए डेबिट या क्रेडिट किसको क्या होना है ये पता होने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि विच अकाउंट्स आर गेटिंग इंपैक्टेड, कौन से अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं। राम ने परचेज किया, क्या परचेज किया, फर्नीचर। तो लेन देन में मुझे मिला क्या, व्हाट आई गॉट फर्नीचर। मैंने दिया क्या, मैंने कैश दिया। तो मेरे जो दो अकाउंट इंपैक्ट होने वाले हैं वो दो अकाउंट कौन से होंगे, एक चीज जो मैंने दी है, एक चीज जो मैंने ली है। मैंने क्या दिया, मैंने कैश दिया, कैश दे दिया तो कैश डेबिट होना चाहिए। कैश दे दिया इसका मतलब कैश कम हो गया, कैश डेबिट होना चाहिए। क्या मिला मुझे, फर्नीचर मिला, यानी कि फर्नीचर जो एसेट है वो क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, कैश जो मैंने दे दिया तो क्रेडिट होगा ना, सॉरी, कैश मैंने दे दिया वो क्रेडिट होगा, फर्नीचर मुझे मिल गया वो डेबिट होगा, राइट। सो ये ट्रांजैक्शन कैसे बनेगी, डेबिट अकाउंट को, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्लियर हुआ, कैश दे दिया, डेबिट कैश दे दिया और फर्नीचर ले लिया, तो कैश दे दिया, कैश क्रेडिट कम हो गया, और फर्नीचर ले लिया, फर्नीचर एसेट है वो मेरे पास आ गया, वो डेबिट हो गया। सिमिलरली रोहित है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹5 लाख। रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया है, और कैसे स्टार्ट किया, उसने 5 लाख रुपए कैश से स्टार्ट किया है। अब ये एंट्री रिकॉर्ड करनी है
फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिकॉर्ड करते हैं। लेट अस से रोहित के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग एंट्री बनेगी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग एंट्री बनेगी, क्योंकि दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है। तो यहां पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो बिजनेस को क्या मिला और बिजनेस ने क्या दिया। बिजनेस ने कुछ मिला तभी बिजनेस ने कुछ दिया। क्या मिला, बिजनेस को कैश मिला है, कितना, 5 लाख रुपीज का। 5 लाख रुपए का कैश मिलना मतलब कैश डेबिट होना, डेबिट होगा जब भी एसेट आता है, डेबिट होता है, कैश डेबिट होगा। तो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, मुझे कैश मिला तो मैंने दिया क्या, मैंने रोहित को एक प्रॉमिस दिया है कि आपको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। कंपनी और क्यों कंपनी में पैसा और क्यों डाला जाता है, इसलिए डालते हैं ना कि जो प्रॉफिट होगा कल से उस प्रॉफिट में आई विल स्टार्ट अर्निंग शेयर। सो बिजनेस इज सेइंग कि आपने मुझे कैश दिया 5 लाख रुपीज, उसके बदले में मैं आपको प्रॉफिट में से शेयर दूंगा। मैं आपको एक प्रॉमिस देता हूं, आपसे लोन लिया है मैंने 5 लाख का, लोन आपको पे कर दूंगा, लोन आपको पे कर दूंगा। सो दिस रोहित बिकम्स व्हाट, रोहित बिकम्स अ गिवर। रोहित ने पैसे दिए हैं, रोहित गिवर बन गया। और गिवर क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, गिवर क्रेडिट होता है। तो जो भी आपको लोन देता है उसको आप क्रेडिट करते हो, तो यहां पर रोहित क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन हम इसको रोहित के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, हम इसे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। ओनर के पैसा, ओनर से जो पैसा लिया है उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर रखा गया है। सो दैट इज वाई व्हेनेवर द ओनर गिव्स मनी टू द कंपनी, दैट कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पर मेरी एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट हो जाएगा, मेरे को कैश मिला है। मैंने दिया क्या, मैंने प्रॉमिस दिया रोहित को कि आपसे लोन ले रखा, इसको रीपे कर देंगे, तो क्रेडिट क्या कर दूंगा मैं, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश डेबिट क्रेडिट कैपिटल। नेक्स्ट, मशीनरी 1 लाख रुपए में हम खरीद लेते हैं कंपनी से, ऑटोमेटा लिमिटेड से, और 50,000 रुपए कैश पे करते हैं। मैंने 1 लाख की मशीनरी खरीदी है और कैश सिर्फ 50,000 रुपए पे किया है, यानी कि 50,000 रुपीज कैश में फ्यूचर में पे करूंगा, ऐसा जरूर से प्रॉमिस करके आया हूंगा। तो अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बढ़ा क्या कम हुआ, क्या लिया क्या दिया, मिला क्या, 1 लाख रुपए की मशीन मिली है। 1 लाख रुपए की मशीन मिली, मशीन डेबिट होगी, एसेट डेबिट होता है बढ़ता है, तो मशीन 1 लाख रुपए की मिल गई तो डेबिट हो गई। लेकिन क्रेडिट होगा, कुछ देना पड़ेगा, कुछ दिया क्या मैंने, कैश दिया, 50,000 रुपया कैश दिया। ठीक है, 50,000 कैश दिया यानी कैश क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ कैश क्रेडिट होगा, कैश तो 50,000 ही कम हुआ है, डेबिट क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन जितना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट होना चाहिए। वॉट एवर इज द अमाउंट ऑफ डेबिट दैट शुड बी द अमाउंट ऑफ क्रेडिट। तो बराबर करने के लिए कैश तो मैंने 50,000 दे दिया, दोबारा 50,000 मुझे किसको देने, ऑटोमेटा लिमिटेड को देने। तो मैंने ऑटोमेटा लिमिटेड, जो अगेन एक पर्सन है, हु इज द गिवर, आई विल क्रेडिट दी ऑटोमेटा लिमिटेड, क्योंकि ऑटोमेटा लिमिटेड ने मुझे 1 लाख रुपए का सामान दिया है ना, ही इज द गिवर, और उसको फ्यूचर में मनी पे करनी है तो उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो मेरे अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, मशीन अकाउंट डेबिट एंड ऑटोमेटा अकाउंट क्रेडिट विद 50,000, कैश अकाउंट क्रेडिट विद 50,000। इसमें एक चीज और समझो, अगर मैं पर्सपेक्टिव उल्टा कर दूं, यहां पर राम परचेस्ड फर्नीचर फॉर 1 लाख इन कैश फॉर ऑफिस यूज। राम ने फर्नीचर खरीदा, कैश दिया, फर्नीचर बढ़ गया डेबिट हो गया, कैश कम हो गया क्रेडिट हो गया। अगर मैं इसको शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, जो फर्नीचर सेलर है, फर्नीचर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ है, उसने एक सेल की है, सेल में फर्नीचर को क्या, फर्नीचर सेलर को क्या मिला, उसे कैश मिला। कितना मिला, 1 लाख रुपए का कैश मिला। उसने दिया क्या, उसने आपको फर्नीचर दिया, उसने सेल दिया आपको। तो वो क्या करेगा, कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसके पास कैश आ गया है। कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट, कितने से, 1 लाख से। और क्रेडिट क्या करेंगे, सेल्स, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, ध्यान रखो। जब भी सेल करोगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, कितने से, 1 लाख रुपए से। सो 1 लाख रुपए कैश अकाउंट डेबिट, 1 लाख रुपए सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ये होगा फर्नीचर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सिमिलरली रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ 5 लाख रुपीज। सो नाउ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रोहित, रोहित ने इस एंट्री को कैसे रिकॉर्ड किया होगा अपने पर्सनल अकाउंट में, कैसे रिकॉर्ड किया होगा, उसने क्या दिया क्या लिया, उसने क्या दिया, उसने आपको कैश दिया, कितना, 5 लाख रुपए। तो रोहित के पास कैश कम हो गया, रोहित विल क्रेडिट द कैश अकाउंट, वो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा। लेकिन डेबिट क्या करेगा, वो डेबिट उस बिजनेस को करेगा, उस बिजनेस के नाम से वो एक अकाउंट ओपन करेगा। बिजनेस भी तो एक पर्सनल अकाउंट है, बिजनेस का जो अकाउंट होगा, एबीसी बिजनेस, एबीसी लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, उसके नाम से एक अकाउंट ओपन कर दिया उसने, और बोला कि इस अकाउंट के ऊपर मेरा 5 लाख रुपए का कर्जा है जो मुझे फ्यूचर में मिलेगा इससे, राइट। सिमिलरली आई बॉट मशीनरी फॉर ऑटोमेटा लिमिटेड, तो ऑटोमेटा लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ट्रांजेक्शन हो रही है यहां पर, ऑटोमेटा लिमिटेड ने क्या दिया, सेल दी ना, ऑटोमेटा लिमिटेड ने सेल करी है, मशीनरी को सेल कर दिया 1 लाख रुपए में, और उसको मिला क्या, उसको 50,000 कैश मिला। तो ऑटोमेटा पहले तो कैश अकाउंट को डेबिट करेगा, कितने से, 50,000 से। लेकिन सेल तो उसने कितने की है, 1 लाख की है,
तो 50,000 रुपए और डेबिट करने पड़ेंगे, क्योंकि सेल अकाउंट क्रेडिट हो गया 1 लाख से, तो 50,000 रुपए और डेबिट कैसे होंगे? मेरे नाम का एक अकाउंट ओपन होगा और वो डेबिट हो जाएगा 50,000 से, बिकॉज आई एम द रिसीवर। रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड। अगर मैं रिसीवर हूं, मुझे मशीनरी मिली है, तो मेरा अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000 रुपीज। क्लियर हुआ? नाउ लुक एट दिस ट्रांजेक्शन। आई हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अमृत वर्थ रुपीज 20,000। मैंने सेल करी, अमृत को सेल करी, कितने की सेल करी? 20,000 रुपीज की। क्या दिया मैंने? मैंने सेल दी है, तो सेल क्रेडिट हो जाएगा। क्या मुझे मिला है? मुझे मुझे मिला क्या है? आई हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। कैश नहीं मिला मुझे, मुझे कैश नहीं मिला। मुझे क्या मिला? मुझे अमृत से प्रॉमिस मिला कि मैं आपको पेमेंट फ्यूचर में कर दूंगा। तो अमृत को डेबिट कर दो, सेल्स को क्रेडिट कर दो। सेल्स तो हमेशा क्रेडिट ही होता है। अब यहां पर अगर आप सोचे तो सोचने की बात भी नहीं, अगर सेल जब भी करी जा रही है सेल्स क्रेडिट होगा, तो दूसरी चीज डेबिट क्या हो सकती है? या तो कैश डेबिट होगा, सेल करी तो कैश में करी तो सेल कैश डेबिट हो जाएगा। अगर कैश में सेल नहीं हुई, क्रेडिट में सेल हुई है, तो जिस पार्टी को सेल की है उस पार्टी के अकाउंट ओपन करके उसको डेबिट कर दो, ताकि उस पार्टी से हम फ्यूचर में पैसा ले लेंगे। जब फ्यूचर में अमृत मुझे 20,000 रुपए दे देगा, तब मैं उस अकाउंट को कैसे, उस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करूंगा? तब मेरा कैश डेबिट हो जाएगा, क्योंकि मुझे अमृत ने कैश दे दिया, और अमृत का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो अमृत का अकाउंट यहां पर 20,000 रुपए से डेबिट हुआ है। जब मुझे एक्चुअल पेमेंट कर देगा, तो 20,000 रुपए से ही वो क्रेडिट हो जाएगा। इक्वल डेबिट इक्वल क्रेडिट, अकाउंट अमृत का बैलेंस हो गया। इसका मतलब अमृत को और मुझको आपस में कोई और ट्रांजेक्शन नहीं करनी है अभी, कोई उनकी ट्रांजेक्शन पेंडिंग नहीं है। ठीक है? अगर अकाउंट बैलेंस है, इसका मतलब उसका आउटफ्लो इनफ्लो सब बैलेंस हो चुका है। क्लियर हो गया? यही ट्रांजैक्शंस जो हैं, इसको जब हम आगे रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इन सबको देखते हैं, ये सारे गोल्डन रूल आपको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करके रखने हैं। रियल अकाउंट में याद रखिएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी एसेट इंक्रीज होंगे वो डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे वो क्रेडिट होंगे। पर्सनल अकाउंट्स, जब भी रिसीवर होगा तो वो डेबिट होगा, गिवर होगा तो वो क्रेडिट होगा। यानी कि पर्सनल अकाउंट्स अगर अभी तक आपने देख लिया, क्रेडिट पे होने वाली सेल्स को ही हम रिकॉर्ड करने के लिए पर्सनल अकाउंट ओपन करते हैं। तो जब भी सेल करोगे आप, बिजनेस सेल करेगा किसी को क्रेडिट पे, तो हमेशा क्रेडिट क्या होगा? सेल्स अकाउंट, क्योंकि वो क्या है? आपका इनकम है। इनकम अकाउंट हमेशा क्रेडिट होते हैं जब भी इनकम होती है। और उसके बदले में डेबिट क्या होगा? या तो कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा, या फिर जिस पर्सन को आपने सेल की, जो रिसीवर था आपके गुड सर्विस का, उसका अकाउंट डेबिट करोगे। ठीक है? और हमेशा जब आप पेमेंट करते हो, आप खर्चा करते हो, तो वो आपका क्या होता है? डेबिट होता है। और जब भी पेमेंट करते हो, कैश में पेमेंट करते हो, कैश में करते हो, तो वो कैश क्रेडिट होता है। क्लियर? सो दीज ऑल फंडामेंटल गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये आपस में बहुत अच्छे तरीके से सिंक हो जाते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया कि कौन सा अकाउंट किस सिचुएशन में डेबिट हो रहा है, ऑटोमेटिकली यू कैन फाइंड आउट विच अदर अकाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड। राइट? नाउ मॉडर्न अप्रोच में इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट एंड लायबिलिटी, ये 5 तरीके के मॉडर्न अकाउंट्स हैं। इसमें हमेशा इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट में, और इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज क्रेडिट में, जब भी एक्सपेंस और एसेट की बात होगी, खर्चे और एसेट की बात होगी, जब भी इंक्रीज होगा वो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा वो क्रेडिट होगा। देखा, रियल अकाउंट होता है एसेट अकाउंट, एसेट बढ़ता है, इंक्रीज होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एसेट और रियल अकाउंट हमेशा बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। एक्सपेंस, जो कि हमारा नॉमिनल अकाउंट था, उसमें हमने देखा डेबिट दी एक्सपेंसेस। तो जब भी खर्चा करोगे, रेंट पे करोगे, सैलरी पे करोगे, वो सारी चीजें क्या हैं? वो आपका डेबिट हो जाएगी। जब भी आपकी खर्चे में बढ़ोतरी हो रही है, खर्चा आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, वो आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है? इसका उल्टा, अगर मैं रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी अकाउंट्स की बात करूं, तो जब भी आप कैपिटल अकाउंट की बात करते हो, रेवेन्यू अकाउंट की बात करते हो, आप लायबिलिटी अकाउंट्स की बात करते हो, हमेशा आपका जो इंक्रीज है इन योर एक्सपेंडिचर, इन योर इनकम, दैट विल बी योर क्रेडिटेड, एंड वेन एवर देर इज अ डिक्रीज इट विल बी क्रेडिटेड। तो यहां पर जब भी आपकी रेवेन्यू सेल्स होती है, वो आपका क्रेडिट होता है। जब भी आप कैपिटल लेते हैं, वो आपका क्रेडिट होता है। जब भी आपकी लायबिलिटी होती है, वो आपकी क्रेडिट होती है। क्लियर? तो सिमिलरली यूजिंग द मॉडर्न अप्रोच ऑल्सो, यू कैन वेरी वेल सी कि जब भी कोई आप एक्सपेंस करते हैं, आपको यह याद है, जब भी आप एक्सपेंस करते हो, जब भी आप खर्चा करते हो, तो वो खर्चा क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है? आपने कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया, तो जो खर्चा करोगे उसका मतलब क्या है? खर्चा दो तरीके से कर सकते हैं। आइदर यू कैन गिव कैश और यू कैन गिव अ प्रॉमिस। ठीक है? यानी कि मैंने कोई एक्सपेंडिचर कर दिया, तो मैंने या तो उसी वक्त तुरंत कैश दे दिया, या फिर मैंने ये प्रॉमिस किया कि ये जो मैंने एक्सपेंडिचर किया है, मैं आपको फ्यूचर में पे करूंगा। यानी कि मैं लैपटॉप लेने गया, आई सेड कि यस लैपटॉप मुझे दे दो, मैंने एक्सपेंस किया है, ये मेरे लिए खर्चा है, राइट? बट आई विल से कि दिस खर्चा, दिस पेमेंट आई विल नॉट डू टुडे, आई विल डू इट टुमारो। राइट? तो क्रेडिट पे मैं खर्चा कर सकता हूँ या कैश पे कर सकता हूँ। तो जब भी मेरा खर्चा डेबिट होगा,
एक्सपेंस हो रहा है, वो डेबिट हो रहा है। तो उसके बदले में क्रेडिट क्या होगा? अगर मैंने कैश दे दिया तो मेरा कैश क्रेडिट हो जाएगा, या फिर मैंने अगर लायबिलिटी क्रिएट करवा दी, मैंने लायबिलिटी क्रिएट करवाई तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो भी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, कैश अगर कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो मुझे एक्सपेंस को डेबिट करवाना था और कैश को क्रेडिट करवा दिया, और दूसरा अकाउंट को क्रेडिट होना था, तो वो क्या होगा? या तो कैश क्रेडिट होगा या फिर उस पर्सन का अकाउंट क्रेडिट होगा जिसके प्रति मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। राइट। सिमिलरली इफ आई जनरेट रेवेन्यू, मैं सेल्स करता हूं, जब भी रेवेन्यू मेरा बढ़ेगा, रेवेन्यू मेरा बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। रेवेन्यू बढ़ रहा है, क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट, तो डेबिट होना चाहिए कुछ। डेबिट क्या होगा? या तो मैंने रेवेन्यू अगर जनरेट किया तो या तो मुझे सीधा कैश मिला है, मुझे सीधी कैश पेमेंट मिल गई, अगर कैश पेमेंट मिल गई तो मेरा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश एसेट है, बढ़ता है, डेबिट हो जाएगा। या फिर हो सकता है मुझे कैश ना मिला हो, मुझे प्रॉमिस मिला हो कि फ्यूचर में पेमेंट कर दी जाएगी आपको, तो ये मेरे ऊपर जो एक एसेट क्रिएट हुआ है, ये एसेट भी मेरा इंक्रीज होगा, ये मेरी जो लायबिलिटी है वो या तो कम हो जाएगी या मेरा एसेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो रेवेन्यू मिला मुझे, आइदर आई विल गेट अ कैश विच विल बी डेबिटेड, और माय लायबिलिटी विल डिक्लाइन विच विल अगेन बी डेबिटेड, वो लायबिलिटी मेरी जो कम हो जाएगी वो भी अगेन डेबिट हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से हमेशा जब कोई अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता ही होता है। इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस से प्रणव गिव्स अ लोन ऑफ 500 कैश टू नंदा। प्रणव ने लोन दिया, किसको दिया? नंदा को दिया। कितने में दिया? 500 रुपए का कैश दिया। ठीक है, अब इसको लोन को प्रणव और नंदा दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वी वांट टू रिकॉर्ड इट। सो फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द आइज ऑफ नंदा, नंदा के अकाउंट्स में कैसे इंपैक्ट पड़ेगा? नंदा को क्या मिला, नंदा ने क्या दिया? नंदा हैज रिसीव्ड अ लोन ऑफ 500 कैश, तो नंदा को क्या मिला है? नंदा को मिला है कैश। कितना मिला? 500 रुपए मिला। कैश बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। राइट। तो कैश नंदा का डेबिट हो जाएगा 500 रुपीज से। बट नंदा ने इसके बदले में दिया क्या है? नंदा हैज गिवन अ प्रॉमिस टू पे बैक 500 रुपीज इन द फ्यूचर। सो नंदा के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो वो क्या होती है? लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। राइट। जब भी आप लोन भरते हो क्रेडिट हो जाता है। और अगर हम पुराने ट्रेडिशनल रूल्स को भी देखें तो देयर ऑल्सो वी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है? प्रणव। तो प्रणव क्रेडिट होगा और कैश डेबिट होगा नंदा के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रणव के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपोजिट इज हैपनिंग। प्रणव के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रणव ने क्या दिया? प्रणव ने लोन दिया। प्रणव का एक एसेट क्रिएट हुआ, दैट विल बी डेबिटेड। राइट। लेकिन प्रणव के पास से गया क्या? कैश गया, कैश विल बी क्रेडिटेड। तो अकाउंटिंग एंट्री विल बी इन नंदास बुक्स, कैश को डेबिट कर दो 500 रुपए से, और प्रणव के अकाउंट ओपन करके क्रेडिट कर दो 500 रुपए से। और प्रणव के अकाउंटिंग बुक्स में डेबिट कर दो नंदा का अकाउंट बाय 500 रुपीज एंड कैश का अकाउंट क्रेडिट कर दो बाय 500 रुपीज। वंस प्रणव गेट्स द रीपेमेंट बैक, लोन जब रीपे हो जाएगा नंदा की तरफ से, तो नंदा क्या एंट्री करेंगे? नंदा प्रणव के अकाउंट को उल्टा करेंगे, प्रणव के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि नाउ प्रणव विल बिकम द रिसीवर। प्रणव का अकाउंट डेबिट हो गया और क्रेडिट क्या होगा? 500 रुपए कैश दोबारा दे रहे हो तो कैश को क्रेडिट कर दोगे। यही पूरी एंट्री रिवर्स नहीं हो गई? प्रणव को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया, तो नंदा का अकाउंट दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया, लोन रीपे हो गया। सिमिलरली प्रणव की बुक्स में क्या होगा? कैश दोबारा से डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसको कैश मिल जाएगा, और नंदा का अकाउंट को दोबारा से क्रेडिट कर देगा, यानी कि नंदा अकाउंट दोबारा से बैलेंस हो जाएगा। सो इस तरीके से लोन रीपे हो गया, दोनों के अकाउंट बुक्स ओरिजिनल स्टेट में चली जाएंगी। ठीक है, दोबारा देखो, शरद सेल्स गुड्स टू विलास फॉर 5,000 रुपीज कैश। नाउ टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, शरद एंड विलास, एंड दे आर सेलिंग, शरद इज सेलिंग गुड्स फॉर 5,000 कैश। कैश में ट्रांजैक्शन हुई है। तो अगर मैं सबसे पहले शरद की बात करता हूं, शरद के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है यहाँ पे? शरद इज सेलिंग गुड्स टू विकास और विलास फॉर 5,000 कैश। व्हाट इज शरद गेटिंग एंड व्हाट इज शरद गिविंग? शरद को मिला क्या? शरद को मिलेगा कैश। कितना? 5,000 रुपए। शरद ने दिया क्या? शरद ने सामान दिया, यानी सेल दी है। सेल दी है शरद ने, इसका मतलब शरद कैश के अकाउंट को डेबिट करेगा, सेल के अकाउंट को क्रेडिट करेगा। जब भी सेल होती है सेल का अकाउंट क्रेडिट होता है, और अगर सेल का अकाउंट क्रेडिट होता है तो या तो कैश डेबिट होगा या जिस पर्सन को सेल किया उस पर्सन का अकाउंट डेबिट होगा। जब भी सेल करोगे ऑलवेज ऑलवेज सेल्स विल गेट क्रेडिटेड एंड डेबिट विल हैपन ऑन द कैश और ऑन द पार्टी ऑन हुम यू हैव मेड द सेल। अगर कैश में सेल हुई है तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर क्रेडिट पे सेल हुई है तो उस पार्टी का अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो शरद के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अकाउंटिंग एंट्री सिंपल है, कैश के अकाउंट को डेबिट कर दो और सेल के अकाउंट को क्रेडिट कर दो। विलास के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है? विलास के पॉइंट ऑफ व्यू से, विलास ने क्या दिया? 5,000 कैश दिया, पता चल गया क्रेडिट क्या होगा? कैश क्रेडिट होगा। लेकिन विलास को मिला क्या? उसके लिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट होगा। परचेज इन एज एन एक्सपेंस, वो खर्चा है, खर्चा जब भी बढ़ता है वो डेबिट होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए इन शरद बुक्स
कैश अकाउंट डेबिट बाय 5000 रुपीज, फिरत को 5000 रुपए कैश मिला है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। और विलास की बुक में परचेज अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, सुषमा विथड्रॉस 10,000 रुपीज फ्रॉम देना बैंक। देना बैंक के अपने अकाउंट से सुषमा ने 10,000 रुपीज को विथड्रॉ कर लिया। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट दी सुषमा पॉइंट ऑफ व्यू। सुषमा को क्या मिला, सुषमा ने क्या दिया? सुषमा को 10,000 रुपीज मिले और ये उसने देना बैंक के अपने ही अकाउंट से विथड्रॉ किए हैं, अपने ही अकाउंट से विथड्रॉ किए हैं। तो उसका मतलब सुषमा विल गेट अ डेबिट ऑफ कैश। कैश मिला है, सुषमा के पास कैश आया है, कितना आया है? 10,000 रुपीज। डेबिट को किसको करना है? कैश अकाउंट को। क्रेडिट किसको करना है? बैंक अकाउंट को। बैंक का जो अकाउंट था उसमें पैसे कम हो गए ना, उसमें पैसे 10,000 थे, वो 10,000 से कम हो गए, तो जो कैश बैंक में था वो कम हो गया। तो जब भी कैश कम होता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो मैं बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूं और कैश अकाउंट को डेबिट कर देता हूं। फ्रॉम द देना बैंक पॉइंट ऑफ व्यू, देना बैंक पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट हैज हैपेंड? देना बैंक के पास से क्या गया? कैश गया। देना के पास कैश था, वो कैश दे दिया। कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा सुषमा का अकाउंट। सुषमा को कैश दिया, डेबिट द रिसीवर, तो सुषमा हैज रिसीव्ड द मनी, देयरफॉर सुषमा अकाउंट इज डेबिटेड एंड क्रैश का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ लाइक अ जिगसॉ पजल ये सारी चीजें आपस में फिट हो जाती है दोस्तों। राइट, अब कुछ छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं, जैसे सोर्स डॉक्यूमेंट्स। वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अकाउंटिंग साइकिल को शुरू करने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स का होता है, जहां पर प्रूफ्स को यूज करके हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। यहां पर जो प्रूफ्स होते हैं उनको वाउचर्स बोला जाता है अकाउंटिंग के लैंग्वेज में, एंड यूजुअली दीज आर एविडेंसेस फॉर ट्रांजैक्शन। राइट, एंड ये आपके बिल्स हो सकते हैं, चेक्स हो सकते हैं, मेमो हो सकता है, इनवॉइस हो सकता है, सैलरी स्लिप हो सकती है। ये ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन्ड हो, जैसे कि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या थी, कौन सी पार्टीज ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व थी, कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया गया है, और ये जो ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी है उसने उसको साइन किया या नहीं किया है, जिसने सेल की है, जिसने इनकम ली है, उसने उसको साइन किया या नहीं किया है, ऑथेंटिकेटेड बिल है या नहीं है। ठीक है, ये सारे जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होते हैं ट्रांजैक्शन के, दीज आर नोन एज वाउचर्स। राइट, इनको यूज करके जर्नल के अंदर एंट्री करते हैं आप। जर्नल इज द ओरिजिनल एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शन। तो यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में टाइम वाइज हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि आपने सारे वाउचर इकट्ठे किए, उन वाउचर्स को टाइम के हिसाब से अरेंज कर दिया, जो वाउचर पहले आया उसको पहले रखा, जो बाद में आया उसको बाद में रखा, और टाइम के हिसाब से, डेट के हिसाब से आपने जर्नल के अंदर वो सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब जर्नल बनता कैसे, इसको ध्यान रखो। दिस इज द कॉलमनर जर्नल। जर्नल जर्नल के अंदर सबसे पहला कॉलम आता है डेट का। डेट बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आप सारी ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी डेट। डेट के बाद आप अकाउंट्स मेंशन करते हैं जिन अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट हो रहा है। वी ऑलवेज नो दैट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स विल बी इंपैक्टेड, क्योंकि देखो हर अकाउंट कौन बनाता है? एक एंटिटी अपने अकाउंट्स बनाती है। तो मैं अपने अकाउंट्स बनाता हूं, बाकी सभी एंटिटी, कंपनीज, बैंक सब अपने अपने अकाउंट्स बनाते हैं, और अपने अकाउंट्स के अंदर वो हर किसी के नाम का अकाउंट खोलते हैं। तो जैसे मैं अगर अपनी लाइफ के अंदर अपने अकाउंट्स बना रहा हूं, तो मैं अपना एक कैश अकाउंट बनाऊंगा जिसमें मेरे कैश का सारा लेखा जोखा होगा। मैं आपके नाम का एक अकाउंट बनाऊंगा कि मैंने अगर किसी को लोन दिया, किसी से लोन लिया, लेन देन करना है, तो उस पर्सन का अकाउंट बना दिया। मैंने सेल्स का अकाउंट बना दिया, परचेज का अकाउंट बना दिया, सारे अकाउंट मेरे अकाउंट है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ एबीसीडी जर्नल एंट्री। तो दिस इज द पर्सन, दिस इज द प्राइम पर्सन जिसके अकाउंट्स बन रहे हैं, जिसके द्वारा बनाए जा रहे हैं अकाउंट्स, जो अकाउंट्स को बना रहा है उसकी बुक्स के अंदर। ठीक है, सो अगर मैं अकाउंट्स बना रहा हूं तो मैं लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ माई नेम। अगर आप बना रहे हैं तो इन द बुक्स ऑफ योर नेम, इन द बुक्स ऑफ दिस पर्सन, दीज आर द जर्नल एंट्रीज। तो यहां पर सबसे पहले आपका डेट, उसके बाद कौन सा लेजर अकाउंट यहां पर इंपैक्ट हो रहा है उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद नरेशन, उस ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए एक छोटी सी लाइन लिख देते हैं कि बेसिकली इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है, क्योंकि ऊपर हम जो अकाउंट्स लिख रहे हैं, इस अकाउंट में लिखने का एक तरीका होता है। ऊपर हम लिखते हैं वो अकाउंट जो डेबिट होता है, नीचे हम लिखते हैं वो अकाउंट जो क्रेडिट होता है, तो ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि विच अकाउंट इज डेबिटेड, विच इज क्रेडिटेड। सो लेट अस से फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डीआर। सीआर नहीं लिखते हैं नेक्स्ट अकाउंट में, क्योंकि अंडरस्टूड है कि अगर एक डीआर है तो दूसरा सीआर होगा, लेकिन इसके आगे हम 2 लिखते हैं, 2। सो यहां पर आपका डेबिट अमाउंट लिख दिया, यहां पर आपका क्रेडिट अमाउंट लिख दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 80,000 से, जिया सिली का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 80,000 से। ठीक है, इस तरीके से लिखने का तरीका होता है, कन्वेंशन है बस। एक कॉलम बनता है हमारा लेजर फोलियो, पेज नंबर ऑफ द लेजर, क्योंकि ये सारी जो एंट्रीज हैं जो जर्नल के अंदर की गई है, मैंने आपको बताया जर्नलाइजिंग होती है, इसके बाद ऑल दीज एंट्रीज दे विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट का मतलब क्या है?
कि ये जो कैश अकाउंट है, ये एक अकाउंट है ना, ये कैश अकाउंट है, यहां भी कैश अकाउंट है, यहां भी कैश अकाउंट है। तो आप देख रहे हो कैश अकाउंट यहां पर 80,000 डेबिट हुआ, यहां पर कैश अकाउंट 40,000 क्रेडिट हुआ, यहां पर कैश अकाउंट 5,000 क्रेडिट हुआ, यहां पर दोबारा से 11,000 डेबिट हुआ। तो मैं कैश का एक अलग से अकाउंट ओपन कर देता हूं ना, जिसमें मैं दिखा देता हूं कि एक साइड पर डेबिट और एक साइड क्रेडिट, कैश कितना कितना डेबिट हो रहा है, कितना कितना कैश क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद मुझे पूरा टोटल पता चल जाएगा कि जितना टोटल क्रेडिट हुआ उतना टोटल डेबिट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये लेजर अकाउंट होता है। तो इस तरीके से ये सारे जीएसएलई कैपिटल अकाउंट एक लेजर अकाउंट है, परचेज अकाउंट एक लेजर अकाउंट है, बैंक अकाउंट एक लेजर अकाउंट है, पर लिपॉन एंड कंपनी अकाउंट एक लेजर अकाउंट है। दीज आर प्रॉपर लेजर अकाउंट्स, जहां पर उस अकाउंट में जितनी भी जो भी डेबिट या क्रेडिट की ट्रांजेक्शन हुई है वो डेट के हिसाब से लिखी जाती है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक लेजर फोलियो बनाते हैं। यहां पर वो लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है जहां पर ये ट्रांजेक्शन लेजर में आपको देखने को मिल जाएगी, सो दैट वी आर एबल टू मेक श्योर दैट ऑल दीज ट्रांजेक्शन दे आर ट्रांसफर टू द लेजर। तो जब आप कैश अकाउंट और जयश्री के कैपिटल अकाउंट के अंदर ये एंट्री डालोगे तो वो लेजर के कौन से पेज पे देखने को मिलेगी, ताकि हमें ढूंढना ना पड़े इस एंट्री को लेजर के अंदर, हम वो पेज नंबर यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम लेजर फोलियो बोलते हैं। और उसके बाद डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट भी हम यहां पर लिख देते हैं। दिस इज अ जर्नल एंट्री, दिस इज हाउ द जर्नल आर मेड, राइट। अमाउंट टू डेबिट एंड क्रेडिट इज द फाइनल थिंग दैट वी राइट हियर। इसी जर्नल से इंफॉर्मेशन को उठा करके डाला जाता है लेजर अकाउंट में, राइट। सो फॉर एग्जांपल विराट कोहली आर क्रिकेट स्टार, ही लेट अस से इज अ वेरी फ्रीक्वेंट कस्टमर ऑफ राम्स छोले कुलचे, एंड वो क्या करते हैं, राम से छोले कुलचे लेते हैं और राम को कैश पे करते हैं। ठीक है, ये उनका फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस है। सो लेट अस से ऑन वीकली बेसिस और मंथली बेसिस ही डू मल्टीपल ट्रांजैक्शंस विद राम छोले कुलचे। तो राम छोले कुलचे क्या करेंगे, वो आपके विराट के नाम से एक अकाउंट ही ओपन कर देंगे, कि विराट के साथ अक्सर हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, और कई बार ट्रांजैक्शंस क्रेडिट पे होती हैं, यानी कि उन्होंने महीने भर में छोले भटूरे खाए और उसकी इकट्ठे पेमेंट जो है वो महीने के एंड में कर दी, तो हम विराट के अकाउंट को ओपन कर देते हैं क्योंकि वो हमारे फ्रीक्वेंट कस्टमर है। सो इन दिस ट्रांजैक्शन वी विल रिकॉर्ड पार्टीज इन्वॉल्व, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज। तो यहां पर हमारे लेजर अकाउंट्स के अंदर हम सारी ट्रांजैक्शन जो एक पर्सन से या एक थिंग से या एक चीज से जुड़ी हुई हैं उसको एक अकाउंट के अंदर डाल देते हैं। तो विराट से जुड़ी हुई सारी ट्रांजैक्शन एक अकाउंट में जाएगी, इसको बोलेंगे विराट अकाउंट। विराट अकाउंट किसकी बुक्स में होगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इन बुक्स ऑफ राम्स छोले भटूरे या राम्स छोले कुलचे। यानी कि राम के अकाउंट्स में, राम के ने जो अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं उसमें उन्होंने एक विराट के नाम का अकाउंट ओपन किया हुआ है, उसको बोलेंगे विराट अकाउंट। और विराट को जो भी सामान दे रहे हैं, ले रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट विराट के ऊपर हो रहा है वो इस विराट अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली विराट खुद, बिकॉज ही मैनेजेस अलॉट मेनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, तो विराट का खुद का अकाउंट्स भी मेंटेन होता होगा। तो विराट ने अपने बुक अकाउंट्स कैसे बनाने, इन बुक्स ऑफ विराट कोहली, और वो वहां पर एक राम्स छोले भटूरे नाम का अकाउंट बना देंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं हर महीने में बहुत बार जो है राम्स छोले कुलचे से मुझे ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, तो मैं राम्स छोले कुलचे का अकाउंट बना देता हूं। तो दिस विल बी राम्स छोले कुलचे अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ विराट कोहली। ठीक है, सो लेजर अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो बहुत सिंपल है। नेम ऑफ द अकाउंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज द डेबिट साइड, सॉरी, the left hand side is known as the debit side and the right hand side is known as the credit side। ठीक है, और यहां पर आप देख रहे हैं दोनों साइड लगभग सेम है। इसको ना टी फॉर्म अकाउंट भी कहते हैं, टी शेप अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये टी फॉर्म में, दिस इज द टी फॉर्म। एक साइड आपका डेबिट साइड है, दूसरा साइड क्रेडिट साइड है। डेट, डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो, अमाउंट। तो ये जो विराट के अकाउंट पे है, इस अकाउंट में जब जब डेबिट की ट्रांजेक्शन हो रही है, जब जब ये अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो वो किस दिन को डेबिट हुआ, किस वजह से डेबिट हुआ, और किस जर्नल पे, जर्नल के किसी पेज पे वो एंट्री होगी ना, तो जर्नल के कौन से पेज पे वो एंट्री थी, वो जर्नल फोलियो यहां लिख देंगे, और कितने अमाउंट से डेबिट हुआ यहां लिख देंगे। कभी क्रेडिट हुआ, किस डेट को क्रेडिट हुआ, कितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ, किस जर्नल के पेज नंबर से वो ट्रांजेक्शन आपने उठाई हैं, और वो पर्टिकुलर्स, यानी कि जब भी ये अकाउंट डेबिट होगा तो कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो दूसरा अकाउंट कौन सा क्रेडिट हो रहा है वो यहां लिख देते हैं। जब ये अकाउंट क्रेडिट होता है तो कोई दूसरा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है वो यहां लिख देते हैं। सो लेट अस लुक एट सम ऑफ द एंट्रीज हियर। ठीक है, लेजर अकाउंट्स में लेट अस से बर्गावाला इज अ पर्सन हु हैज टू रन हिज बिजनेस एंड ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस दैट ही हैज टू डू। ठीक है, सप्लायर्स को पे करना है, फ्लोर मिल्स को, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, शॉप रेंट पे करना है, सारे उसके खर्चे हो रहे हैं, और उसको सेल्स से रेवेन्यू आ रहा है।
ठीक है, और उन्होंने इन सभी खर्चों और रेवेन्यू के नाम पे अकाउंट्स ओपन कर रखा है। प्रकाश फ्लोर मिल्स का खोल दिया, सैलरी का अकाउंट खोल दिया, इक्विपमेंट का अकाउंट खोल दिया, सेल्स का अकाउंट खोल दिया, और हर अकाउंट में आप देख रहे हो वन साइड इज डेबिट एंड वन साइड इज क्रेडिट। ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड डेबिट, ऑलवेज ऑन द राइट साइड इज क्रेडिट, और पहले डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, यही हमारा दोनों साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं। ठीक है, इसके बाद ट्रांजैक्शंस बनती कैसे हैं जर्नल और लेजर में। जर्नल्स में सबसे पहले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं और उसको हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। लेजर्स के अंदर ट्रांजैक्शंस जर्नल्स से ट्रांसफर की जाती हैं और उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। राइट, नेक्स्ट, जर्नल्स में क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है, लेजर्स में एनालिटिकल रिकॉर्ड होता है। टाइम के हिसाब से रिकॉर्डिंग नहीं होती है यहां पर एनालिटिकल रिकॉर्ड है। बेसिकली हम यहां पर एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान देते हैं, टाइम के ऊपर ध्यान नहीं देते। इसके बाद जर्नल्स दे आर मोर रिलायबल देन लेजर्स, वाइल लेजर्स आर लेस रिलायबल। क्योंकि देखो जर्नल्स में पहले एंट्री हो रही है, जर्नल्स में पहले एंट्री कर दी गई और वहां पर वाउचर्स को यूज करके एंट्री की गई थी, जो वाउचर्स आपका सोर्स डॉक्यूमेंट थे, ओरिजिनल एविडेंस के डॉक्यूमेंट थे। सो जर्नल्स इसलिए ज्यादा रिलायबल होते हैं। और हम जर्नल्स में लेजर फोलियो क्यों लिखते हैं, लेजर का पेज नंबर क्यों लिखते हैं, लेजर जब भी हम बनाते हैं तो वहां पर हम जर्नल फोलियो, जर्नल का पेज नंबर क्यों लिखते हैं, ताकि अगर हमें एंट्रीज में कोई मिसमैच का शक है तो वी कैन क्रॉस चेक देम, वी कैन ओपन द लेजर एंड वी कैन सी कि इस लेजर में जो डेबिट या क्रेडिट की एंट्री है वो जर्नल में कहां से आई है, और जर्नल में कोई अगर एंट्री है तो वो लेजर में किस पेज नंबर पे हमें मिलेगी। सो दैट इज व्हाई वी राइट द पेज नंबर्स एज वेल। राइट, सो नाउ आंसर दीस वेरी फ्यू सिंपल क्वेश्चंस। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जर्नल एंड लेजर इज नॉट करेक्ट। गलत स्टेटमेंट क्या है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। द टर्म पोस्टिंग मीन्स ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम द जर्नल टू द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। पोस्टिंग का मतलब है डेबिट क्रेडिट को जर्नल से उठा करके लेजर अकाउंट में डालना, बिल्कुल सही, पोस्टिंग का ही मतलब होता है। जर्नल इज अ बुक फॉर क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड व्हाइल लेजर इज अ बुक फॉर एनालिटिकल रिकॉर्ड, यस दिस इज आल्सो राइट। Journal is more reliable as compared to the ledger, yes this is also right. The ledger is the book of first entry, no, journal is the book of first entry. जर्नल जो है वो बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री है, लेजर इज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, business transactions are usually evidenced by an appropriate document. Which of the following is not an appropriate document? कैश मेमो, इनवॉइस, पे इन स्लिप, इसमें से कौन सा एक ऐसा अप्रोप्रिएट वाउचर डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का एविडेंस ना हो। कैश मेमो में होता है, इनवॉइस में भी होता है, पे इन स्लिप में भी होता है, इसलिए आंसर बनेगा नन ऑफ द अबव। राइट, नेक्स्ट देखो, लेट अस सॉल्व। यहां से हम कुछ ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करते हैं। ये एक हमें सिनेरियो दिया गया है दैट जनवरी 2022 को 1 जनवरी 6 8 9 15 18 जनवरी को ये कुछ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। इन ट्रांजैक्शंस को आपको पहले क्या करना है, इनको जर्नलाइज करना है और फिर इनको पोस्ट करना है लेजर में। पहले जर्नलाइज करो, प्राइम एंट्रीज बनाओ, उसके बाद उसको लेजर में ट्रांसफर कर दो। ये सारा प्रोसेस कर लिया तो क्लियर हो जाएगी सारी कहानी। ठीक है, 1 जनवरी को हमारे पास कैश इन हैंड था 15,000 का। हमने 1 जनवरी को ही गुड्स परचेज किया अशोक से 5,000 के, गुड्स सेल किए माधव को 4,000 के, पिंटो से गुड्स का इनवॉइस लिया 8,000 का, परचेज किए हमने 7,000 के गुड्स, कैश सेल्स की 12,000 की, अशोक को पे कर दिया कैश जो है 4,000 रुपीज का। ये सारी चीजें हमारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिख रही हैं। इनको पहले जर्नल एंट्री बना लेते हैं इनकी। ये ट्रांजेक्शन है, नाउ लेट अस मेक द जर्नल एंट्री। फर्स्ट जर्नल एंट्री, 1 जनवरी, कैश इन हैंड इज 15,000 रुपीज। राइट, उसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे क्या, ये कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो हुई नहीं, क्योंकि कैश इन हैंड तो है ही हमारे पास, हमने कुछ लिया दिया नहीं ना, कैश से ही शुरुआत की हमने, 15,000 कैश लेके शुरुआत की। आगे चलते हैं, उसके बाद हमने गुड्स परचेज किए अशोक से 1 जनवरी को 5,000 रुपए के। कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक तो अशोक इन्वॉल्व है, दूसरा हमने परचेज किया तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है। तो हम पहले डेट लिखेंगे जनवरी 1। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले डेबिट आता है, डेबिट क्या हुआ है, परचेज। परचेज क्या एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस जब भी करते हो वो इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, अशोक का अकाउंट क्रेडिट होगा। ये फंडामेंटल याद रखो, परचेज अकाउंट इज डेबिटेड व्हेनेवर वी परचेज समथिंग, सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेनेवर वी सेल समथिंग। तो जब भी कोई परचेज या सेल हो रहा है तो सेल्स और परचेज अकाउंट तो इंपैक्ट हो गए होंगे, उनके कोरस्पॉन्डिंग आपको देखना है कि कैश को डेबिट या क्रेडिट करना है या किसी पर्सनल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना है। यहां पर परचेज ट्रांजैक्शन हुई है लेकिन कैश में नहीं हुई, अशोक के साथ हुई है, तो हम परचेज को डेबिट करेंगे और अशोक को क्रेडिट करेंगे। अगर कैश में हुई होती तो हम यहाँ परचेज को डेबिट करते और कैश को क्रेडिट करते। तो मैंने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोक, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 5,000 का डेबिट, 5,000 का क्रेडिट। ठीक है, लेजर फोलियो नहीं लिख रहे, उसकी जरूरत नहीं है, लेजर पेज नंबर यहां पर आपको डालने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहां पर फंडा जो है वो समझ आना चाहिए। उसके बाद माधव को गुड्स बेच दिए 4,000 रुपीज के, माधव को गुड्स बेच दिए, कैश नहीं लिखा, इसका मतलब कैश में नहीं बेचे होंगे।
तो हमने माधव के अकाउंट को जब सेल किया है तो सेल क्रेडिट होगा 4,000 रुपीज से, जब भी सेल होती है वो क्रेडिट होता है, और माधव का अकाउंट डेबिट होगा 4,000 रुपीज से। एट्थ को पिंटो इनवॉइस्ड गुड्स 8,000 रुपीज का, पिंटो से हमने परचेज किए हैं गुड्स को, तो हमने अगेन परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, पिंटो के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 8,000 रुपीज से। उसके बाद हमने गुड्स को परचेज किया है 7,000 रुपीज का 9 जनवरी को। यहां पर देखो कोई नाम नहीं दिया, वी ओनली हैव बीन सेड परचेज्ड गुड्स। अगर नाम नहीं है तो हम किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, इसका मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन हुई है। सो हमने परचेज किया है 9,000 का गुड्स, सॉरी 7,000 के गुड्स, और कैश को क्रेडिट कर दिया, कैश हमने पे किया था तो 7,000 को यहां पर क्रेडिट कर दिया। कैश सेल्स मेड, मैंने सेल्स की, कितने की, 12,000 रुपीज की, किसमें, कैश में, तो मेरा कैश अकाउंट यहां पर डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 12,000 से। समझ आ रहा है? जब भी सेल हो रही है सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, जब भी परचेज कर रहे हैं परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है। अगर कैश में सेल्स होती है तो कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अगर कैश में परचेज होती है तो परचेज अकाउंट डेबिट और जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट। ठीक है, अगर क्रेडिट पे सेल होती है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, जिस पर्सन को सेल किया उसका अकाउंट डेबिट। अगर परचेज क्रेडिट पे होता है तो परचेज अकाउंट डेबिट, और जिस पर्सन से परचेज किया उसका अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद हमने अशोक को कैश पे किया 4,000 रुपीज का, तो मैंने यहां पर अगेन दिखा दिया, अशोक को कैश पे किया, अशोक इज द रिसीवर, अशोक इज डेबिटेड फॉर 4,000, कैश कम हो गया, कैश क्रेडिट हो जाएगा 4,000 से। ये मेरी इन ट्रांजैक्शंस की 6 जर्नल एंट्रीज बन गई। अब इन जर्नल एंट्रीज को यूज करके मैं इसको पोस्टिंग करूंगा हमारे लेजर अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं कौन कौन से अकाउंट्स ओपन करने की जरूरत है मुझे। कितने अकाउंट हैं, एक परचेज का अकाउंट है, एक अशोक का अकाउंट है, थर्ड वन इज माधव अकाउंट, फोर्थ वन इज सेल्स अकाउंट, फिर दोबारा से परचेज अकाउंट आ गया, पांचवा पिंटो का अकाउंट आ गया, फिर परचेज का अकाउंट आ गया, फिर कैश का सिक्स अकाउंट आ गया, देन अगेन कैश अकाउंट, then again sales account, then again Ashok's account, then again cash account. So I need to make total of 6 accounts here. 6 अकाउंट तो बनाने पड़ेंगे मुझे, परचेज, अशोक, माधव, पिंटो, कैश, सेल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। परचेज अकाउंट यहां पर देखो जनवरी 1 को डेबिट हो रहा है परचेज अकाउंट। ठीक है, किससे डेबिट हो रहा है, अशोक से, अशोक का क्रेडिट हुआ तो परचेज का डेबिट हुआ। तो जब भी हम परचेज में लेजर एंट्री पोस्ट करेंगे तो हम यहां पर क्या करेंगे, जनवरी 1 डेट है, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू अशोक, जिस अकाउंट को क्रेडिट करवा करके डेबिट किया गया था, और 5,000 रुपीज डेबिट वाली साइड पर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट परचेज अकाउंट कहां है, 8 जनवरी को परचेज अकाउंट में दोबारा से डेबिट हुआ 8,000 का, 8,000 डेबिट लिख दिया। 8,000 डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि पिंटो का अकाउंट क्रेडिट हुआ था, वो यहां लिख दिया, जनवरी 8 की डेट डाल दी। नेक्स्ट परचेज अकाउंट दोबारा से जनवरी 9 को डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, दोबारा से डेबिट साइड पे लिखा 7,000। क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था, कितने से, 7,000 से, जनवरी 9 को मैंने यहां पर डेट डाल दी। ठीक है, नेक्स्ट अशोक अकाउंट, अशोक के अकाउंट में एक एंट्री है, अशोक का अकाउंट सिर्फ एक बार क्रेडिट हुआ है 5,000 रुपए से। कितने से क्रेडिट हुआ, 5,000 रुपए से। क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था। सॉरी, क्यों हमने परचेज अकाउंट जो है हमारा डेबिट हुआ था, तो यहां पर हमने परचेज अकाउंट को डेबिट यहां पर पर्टिकुलर्स में लिख दिया और 5,000 रुपए क्रेडिट में डाल दिए। सिमिलरली अशोक के साथ एक ट्रांजेक्शन जनवरी 18 को भी हुई है, यहां पर अशोक का अकाउंट डेबिट हुआ है 4,000 से, तो मैंने अशोक के अकाउंट को डेबिट साइड के ऊपर 4,000 लिख दिया। और ये डेबिट आया कहां से, किससे क्रेडिट होकर आया, कैश से क्रेडिट होकर आया, तो कैश में यहां पर मैंने टू कैश लिख दिया। तो जब भी आप डेबिट साइड में, अशोक में, परचेज में जो भी डेबिट एंट्री होगी वो डेबिट साइड में लिखोगे, तो याद रखो पर्टिकुलर्स में हमेशा वो अकाउंट्स आएंगे जो क्रेडिट हुए थे। जब भी आप क्रेडिट वाली एंट्री लिखोगे तो वो अकाउंट्स आएंगे जो डेबिट हुए थे। क्लियर। सिमिलरली माधव का अकाउंट देखिए तो माधव के अकाउंट में एक बार डेबिट हुआ है 4,000 का, तो मैंने डेबिट साइड के ऊपर 4,000 रुपीज डाल दिया अमाउंट में। पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ था, सेल्स क्रेडिट हुआ था, वो मैंने सेल्स डाल दिया और डेट डाल दी। सिमिलरली पिंटो का अकाउंट, सिर्फ पिंटो के अकाउंट में एक बार देखें तो यहां पर क्रेडिट हुआ है 8,000 रुपीज का, मैंने 8,000 रुपीज का यहां पर क्रेडिट शो कर दिया है और परचेज अकाउंट को डेबिट वहां पर पर्टिकुलर्स में दिखा दिया है। नेक्स्ट हमारे दो अकाउंट्स बच गए, पहला बच गया सेल्स। सेल्स अकाउंट आपकी 3 ट्रांजेक्शन हो रही है यहाँ पे, सेल्स अकाउंट सॉरी 2 हो रही है, जनवरी 6 को सेल्स हो रहा है और जनवरी 15 को सेल हो रहा है। जनवरी 6 को भी क्रेडिट हुआ, जनवरी 15 को भी क्रेडिट हुआ, 4,000 एंड 12,000, तो मैंने यहां लिखा 4,000, यहां लिखा 12,000। 4,000 क्रेडिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि माधव के अकाउंट से डेबिट हुआ था, तो बाई माधव। 12,000 यहां पर क्रेडिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हुआ था, तो बाई कैश और डेट डाल दी। सिमिलरली फाइनल कैश अकाउंट आएगा। कैश अकाउंट में कितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं, एक ट्रांजेक्शन हुई जनवरी 9 को, एक ट्रांजेक्शन जनवरी 15 को और एक ट्रांजेक्शन जनवरी 18 को।
जो 9 को ट्रांजैक्शन हुई है दैट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ 7,000, 15 को डेबिट ट्रांजैक्शन ऑफ 12,000 और यहां भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ 4,000। ठीक है, तो यहां पर जब मैं कैश अकाउंट की बात करूंगा तो मैं यहां पर कैश अकाउंट में क्या शो करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इज 5,000 रुपीज क्रेडिट बाय परचेज ऑन जनवरी 9। दिस इज नॉट बी 5,000, दिस इज 7,000। 7,000 मैंने अमाउंट यहां पर लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि क्रेडिट 7,000 जो है वो परचेजेस से डेबिट होकर आ रहा था, तो मैंने यहां परचेज लिख दिया। ठीक है, इसके बाद एक मेरी कैश ट्रांजैक्शन कहां हुई थी, सेल्स में। जनवरी 15 को मैंने सेल की, 12,000 रुपीज मेरा डेबिट हुआ, वो मैंने 12,000 जो है वो यहां पर लिखना है। 12,000 मेरा यहां पर डेबिट हो गया और मैंने क्या लिखा, टू सेल्स। जनवरी 1 को कैश अकाउंट में 15,000 रुपीज का बैलेंस था। अब ये देखिए, ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसकी मैंने कोई जर्नल एंट्री नहीं बनाई थी। जर्नल एंट्री तभी बनती है जब कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, पर यहां पर मैंने ओपनिंग बैलेंस क्यों लिखा, क्योंकि इस अकाउंट की शुरुआती बैलेंस ही लास्ट अकाउंटिंग पीरियड से ही मैं बचा करके 15,000 रुपए ला रहा था, और वो 15,000 रुपए मेरे इस बार इस साल में जब मैं अकाउंट शुरुआत कर रहा हूं तो जनवरी 1 को वो 15,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ गए हैं, पिछले साल से आए हैं। तो मैं दोबारा ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि कैश बढ़ रहा है, मैं 15,000 यहां रिकॉर्ड कर देता हूं। और मैं लिखूंगा क्या, कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट तो हुआ नहीं है, मैंने क्रेडिट तो कोई अकाउंट किया नहीं क्योंकि कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई, तो मैं यहां पे लिख दूंगा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और जब साल का एंड होगा, क्लोज हो जाएगा, तो इस अकाउंट में जितना पैसा बचेगा, अगर डेबिट साइड में बचेगा तो नेक्स्ट ईयर डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस जाएगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस बचेगा तो नेक्स्ट साइड क्रेडिट बैलेंस में बैलेंस जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से एक ट्रांजेक्शन कैश की और क्रेडिट की थी 4,000 रुपीज की, तो मैं यहां पर लिखूंगा 4,000 रुपीज। यहां क्या आएगा, यहां क्या लिखेंगे, सोचिए और बताइए, यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे क्योंकि 4,000 रुपीज क्रेडिट हुए हैं, डेबिट कहां से हुए, अशोक के अकाउंट से, तो मैं लिखूंगा बाई अशोक अकाउंट, और डेट डाल दूंगा जनवरी 18। सो दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आई होप इस वीडियो के साथ आपको ये डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट में थोड़ी क्लैरिटी मिली है। थोड़े ज्यादा एमसीक्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें और बेटर क्लैरिटी मिल पाएगी कि किस तरीके से, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा फ्लुएंट हो जाओगे डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट के अंदर। क्योंकि अभी अभी कॉन्सेप्ट अगर आपके लिए नया है, आपको समझने में थोड़ा कंफ्यूजन और टाइम लग सकता है, लेकिन रिपीटेडली अगर आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पर हम बात करेंगे अबाउट दीज अकाउंट्स ओनली, जहां पर हम नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे इन अकाउंटिंग एंट्रीज को यूज करके वी कैन मेक आवर लेजर अकाउंट्स मोर बेटर। राइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।